इमेजिन करिए आप रोम के राजा हैं और रात में बेड पे बिस्तर पे सोने से पहले आपके हाथ में एक वाइन का गिलास है। अब वाइन तो हमारे पास है नहीं तो ये ले लेते हैं, वाइन है और उस वाइन के गिलास में ओपियम पड़ा हुआ है और आप बिस्तर पे सोते हैं और ऐसी नींद आती है कि मज़ा आ जाता है। सुबह उठते हैं, अपने दरबारी को बोलते हैं आज मैं प्रोडक्टिविटी से काम करूँगा। आज हम बात करेंगे मार्कस ऑरेलियस के बारे में, एक स्टोइक फिलोसफर जिन्होंने स्टोइसिज्म को मेजरली फेमस किया। और मार्कस ऑरेलियस जो थे, ही वॉज कंसिडर्ड द लास्ट एम्परर ऑफ द 5 गुड एम्परर्स ऑफ रोम। एक वक्त था रोम में 200 साल का जो बहुत पीसफुल पीरियड था। बड़े अच्छे अच्छे एम्परर्स आए, बड़े अच्छे अच्छे राजा आए, उनमें से आखिरी जो थे मार्कस ऑरेलियस थे। जैसे ही मार्कस ऑरेलियस का देहांत हुआ, रोम में उथल पुथल मच गई। रोम क्या, पूरे वर्ल्ड में उथल पुथल मच गई, क्योंकि रोम चल पड़ा भैया कलेश करने हर किसी के साथ कि चलो अब हम यहाँ अपना मुंह फोड़ेंगे, चलो अब हम उसके ऊपर कब्जा करेंगे। रोम की इकोनॉमी तो डूबी, रोम का नाम भी बहुत बदनाम हुआ। आप मार्कस ऑरेलियस एक बेहतर ज़िंदगी जीते हुए, एक अच्छी ज़िंदगी जीते हुए, पावर थी, सब कुछ था, वेल्थ थी, जो चाहते थे वो उनके सामने था, लेकिन फिर भी उन्होंने चूज़ किया कि वो एक स्टोइक लाइफ जिएंगे, वो एक सिंपल लाइफ जिएंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक फ़िलासफ़र किंग के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत फ़िलासफ़र किंग हु वाज शेप्ड बाय स्टोइसिज्म। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को किस तरीके से महामारियाँ आई, किस तरीके से अपनी पर्सनल लाइफ को वो संभालते हुए स्टोइसिज्म के माध्यम से आगे बढ़े। तो इस लेक्चर में हम लोग मेडिटेशंस के ऊपर भी बात करेंगे। मार्कस ऑरेलियस की जो मेडिटेशंस थी, उनकी जो पर्सनल स्टोइक जर्नल थी, एक जर्नल की तरह थी, जो कि पब्लिकेशन में कभी आने नहीं वाली थी, कभी पब्लिक नहीं होने वाली थी, लेकिन लोगों ने उसको पब्लिक कर दिया। और हम लोग यहाँ ये समझेंगे कि जो किताब है मेडिटेशंस और मार्कस ऑरेलियस की जो फिलॉसफी है वो क्यों रेलिवेंट बन जाती है व्हेन इट कम्स टू पावर, वर्च्यू और मोरालिटी। तो पहले किसी भी फिलोसोफर को समझने से पहले जो हम जिस फॉर्मेट से गुजरते हैं वो ये रहता है कि उसको समझने से पहले उसको ये समझना ज़रूरी है कि किन सर्कमस्टांसेस ने, किन इन्वायरमेंट्स ने उस फिलोसोफर को शेप किया। तो यहाँ रहेंगे हमारे नोट्स। अगर हम नीचे देखें तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि हमारे नोट्स रहेंगे, हम यहाँ से पढ़ते हुए चलेंगे, बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट टू मिस आउट एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं उनकी अर्ली लाइफ और राइज टू पावर से। उनका जन्म अप्रैल 26 121 एडी रोम में हुआ था, एक रिच और पावरफुल फैमिली में। इनके जो फादर थे मार्कस एनियस वर्स, ये जो है बहुत हाई रैंकिंग पॉलिटिशियन थे, काउंसिल के अंदर बहुत हाई रैंकिंग पॉलिटिशियन थे। और ये जो जिस रैंक पे थे और जितनी बार उस रैंक पे रह चुके थे जितने साल तक, वो एक अपने में ही बहुत बड़ी बात थी। तो एक पॉलिटिकल स्फेयर में किस तरीके से सत्ता काम करती है, किस तरीके से पॉलिटिशियंस मैनिपुलेट करते हैं, क्या बदमाशियां हैं, क्या सत्य है, क्या जस्टिस है, वो सब मार्कस ऑरेलियस बचपन से देखते आ रहे थे। तो इनकी जो माँ थी वो भी भैया एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती थी, जो ईंटें बनाते थे, ईंटें बनाने वाली होती हैं, ईंटे का जो वो करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इनके जो ग्रैंडफादर थे वो भी बहुत बार काउंसिल में आ चुके थे, वो भी एक बहुत हाई रैंकिंग पॉलिटिशियन थे, तो उसकी वजह से भी इनकी इज्जत थी। 3 बार काउंसिल में इनको लिया गया था, इनके ग्रैंडफादर को। तो इस वजह से इनका ये था कि भाई साहब ये फैमिली तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल फैमिली है। अब आगे क्या हुआ कि भाई साहब अब ये एम्परर जो बने, वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इनका जो पाथ टू एम्पररशिप था, तो इनको अडॉप्ट किया गया। एम्परर हेड्रियन ने, या हेड्रियन अगर आप नाम ले लें, उन्होंने ओरिजिनली लूशियस एलियस को अपने हेयर की तरह चूज़ किया था कि भाई ये रहेगा जो मेरे बाद आगे मेरा किंगडम संभालेगा, मेरी चीज़ संभालेगा। बट जो एलियस था ही डाइड इन 138 एडी, और फिर हेड्रियन ने अडॉप्ट किया एंटोनियस पायस को और प्रॉमिस किया कि भाई वो मार्कस ऑरेलियस और लूशियस वर्स को अपने एयर्स की तरह चूज़ करेंगे। तो ये एक प्रॉमिस था, बहुत बड़ा प्रॉमिस था। तो मार्कस थे उनको वापस से नाम दिया गया, उनके नाम का पुनर्जन्म हुआ, एंड ही वाज रीनेम्ड मार्कस ऑरेलियस एंटोनियस। और उनको उसी टाइम से, जब से अडॉप्ट किया गया उसके कुछ टाइम बाद ही उनको प्रिपेयर करने लग गए फॉर द रोल ऑफ द एम्परर कि भाई इतनी बड़ी सत्ता संभालनी है। मार्कस ऑरेलियस की एजुकेशन स्टोइक फिलोसफर्स के द्वारा ही हुई थी। स्टोइक फिलोसफर्स थे जूनियस रस्टिकस और अपोलोनियस, इन फिलोसफर्स ने इनको सिखाया कि भाई कैसे सिचुएशन में काम रहा जाए,
क्या होते हैं वर्चूज़, कैसे एक्सेप्ट किया जाए ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल, जिसके बारे में हम आगे समझेंगे। तो ये सब इनकी ट्रेनिंग बचपन से ही शुरू कर दी गई, बहुत कम उम्र से शुरू कर दी गई। और मार्कस ऑरेलियस 161 AD में बन गए एम्परर ऑफ रोम जब एंटोनियस पायस मर गए, उनका देहांत हो गया। इन्होंने अपनी जो पावर थी वो शेयर करी लूशियस वेरस के साथ। द फर्स्ट टाइम, पहली बार था रोम जहाँ पे दो लोग उसको संभाल रहे थे, दो को एम्परर्स थे, ठीक है, समझ लो दो प्रधानमंत्री एक देश के जो रोम को संभाल रहे थे। अब क्या था, आगे बढ़ते हुए सत्ता संभालते हुए बहुत सारे चैलेंजेस आए और बहुत सारे इनके सामने रोड़े आए, जिन रोड़ों को इनको हटा के अपने पखडंडी पे आगे बढ़ना था, अपने रास्ते पे आगे बढ़ना था। तो इनके मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी ज़्यादा चलती रही। पार्थियन एम्पायर के साथ इनकी 161 से 166 AD तक एक वॉर चली, बहुत सॉलिड वॉर चली, क्योंकि पार्थियन एम्पायर ने अटैक कर दिया था लैंड इन द, जो रोम का लैंड था ऑन द ईस्ट, उसको अटैक कर दिया था। और लूशियस वेरस ने बोला कि भाई मैं आर्मी को लेके चलूँगा और मेरे ऊपर आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इन्होंने पार्थियंस को डिफीट भी किया और वहाँ पे एक पीस का माहौल सिक्योर कर दिया। तो लूशियस वेरस बिकेम अ वेरी बिग लेजेंड उस टाइम के, कि भाई ये बंदा तो जहाँ पे भी वॉर में लेके जाएगा वहाँ हमें जीत दिलवाएगा। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट वॉर आई इनके सामने, जो थी 166 AD से 180 AD तक चली, और ये थी मार्कोमैनिक वॉर। ये सब नोट डाउन कर लेना, अपने लेवल पे आप कर सकते हैं। तो जो जर्मैनिक ट्राइब्स थी, मार्कोमेनी और कादी, ये जर्मैनिक ट्राइब्स थी, इन्होंने रोमन टेरिटरीज को दानूबे रिवर के पास इन्वेड करना शुरू कर दिया। अब भाई मार्कस ऑरेलियस के सामने बहुत बड़ा चैलेंज कि भाई अब आपको आर्मी संभालनी है, फौज संभालनी है, और आपको डिफेंड करना है अपने एम्पायर को। मार्कस ऑरेलियस गए और अपनी रोमन जो डिफेंसेस थी उसको इतना स्ट्रेंथन कर दिया दानूबे रिवर के पास कि भाई साहब उसके बाद कोई अटैक होने से पहले 10 बार सोचते थे, दुश्मन होते थे, विरोधी होते थे, कि भाई साहब सोच लो अगर जा रहे हैं, मार्कस ऑरेलियस और लूशियस वेरस का जो कॉम्बिनेशन है वो भाई हमारी ले लेगा। अब जो मेन चैलेंज मार्कस ऑरेलियस ने अपने करियर के स्टार्टिंग में फेस किया वो ये थे कि भाई रोमन एम्पायर में कॉन्स्टेंट वॉर चल रही थी। अब वॉर का सीधा मायने होता है कि भाई साहब वॉर होगी तो आपकी मिलिट्री रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएगी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएगी, आप पूरी तरीके से गड्ढे में आके गिर जाएंगे। तो उस टाइम पे इन्होंने स्लेव्स, ग्लैडिएटर्स कौन होते थे भाई? ग्लैडिएटर्स होते थे जो वॉरियर, पीक वॉरियर्स होते थे। ग्लैडिएटर मूवी देखिए, समझ गए होगे जिसने ग्लैडिएटर मूवी देखी, क्या होता है उसके अंदर, गेम्स में जो लड़ते हैं, जो शौक के लिए, एक स्पोर्ट्स था। ग्लैडिएटर जो होते थे, पता नहीं अपने आप ऊपर चला जाता है, हम इतनी कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी बाइसेप हमारी ज़रा आ रही हैं तो स्लीपर बिल्ड हो रहा है तो ऊपर चला जाता है, तो कोई बात नहीं, हम मुद्दे पे आते हैं। तो फिर ग्लैडिएटर लोग होते थे, स्लेव लोग होते थे, उन लोगों को बोला कि भाई तुम्हें आर्मी में जाना पड़ेगा एज सोल्जर्स, तुम्हें वहाँ पे जाके हमारे देश की, हमारे जो एम्पायर था उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। अब ये तो चलो वॉर्स हैं, जो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। अब इनकी एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हो गई। एक एंटोनाइन प्लेग था 165 से 180 AD के बीच में। एक बोला जाता है कि पॉसिबली इट वाज स्मॉल पॉक्स, बट वो आया, 10% रोमन पॉपुलेशन ख़त्म हो गई, 5 मिलियन लोग ख़त्म हो गए रोमन एम्पायर में। सब कुछ वीक हो गया, आर्मी में लोग मरने लग गए, इम्यूनिटी तो भाड़ में गई, इकोनॉमी वीक हो गई। अब यहाँ पे मार्कस ऑरेलियस के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, अब क्या करें? एक तो वॉर ने वैसी इकोनॉमिक ट्रेजरीज या इकोनॉमी को पूरा डिप्लीट कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया है, सुखा दिया है, और इधर ये प्लेग हो गया जो कि स्मॉल पॉक्स जैसा था। अब क्या होगा? ना खाने को, ना पीने को, ना लोग। तो इन्होंने क्या किया, मार्कस ऑरेलियस ने, इन्होंने बोला कि भाई अब हमें वॉर्स भी चल रही है, एक तरफ वॉर चल रही है, एक तरफ प्लेग हो गया, अब क्या किया जाए? यहाँ पे एक ट्रू एम्परर का समझ लो इम्तिहान था, और उस इम्तिहान को पास करने के लिए इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। किसके लिए? रिच लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए टैक्स बढ़ा दिया। इन्होंने वैल्यूएबल इंपीरियल आइटम्स जो होता है ना, गिफ्ट में मिलते हैं, सोना चांदी हीरा जवाहरात मोती, ये सब मिलता है ना गिफ्ट में, दूसरी कंट्री से, दूसरे एम्प्रेस की तरफ से, या खुद के ट्रेजरीज में भी होते हैं जो पुश्तैनी वेल्थ होती है, जिसको इनहेरिटेड वेल्थ बोलते हैं, वो सब इन्होंने बेच दी। इन्होंने रिड्यूस कर दिया, रोमन कॉइन की वैल्यू रिड्यूस कर दी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा कॉज हो गई। बट इन्होंने कुछ चीज़ें अपने लेवल पे करने की कोशिश करी। इनके पास एक ऑप्शन था कि भाग लो भाई, रोम का कुछ नहीं हो सकता, अब रोम इज़ डन एंड डस्टेड। इनको मौका मिला, आप यहाँ से भाग लीजिए, दुम दबा के कहीं और जाइए, इतना पैसा है, आराम से आपको जो चाहिए वो मिल सकता है। चुटकी बजाई, उस टाइम पे होता था, चुटकी बजाई औरत मिल गई, चुटकी बजाई वाइन मिल गई,
चुटकी बजाई खाने को मिल गया, चुटकी बजाई मसाज करने को कोई मिल गया, तुम कंधों में करना क्या, ये सब मार लो भाग जाओ कहीं। लेकिन उन्होंने नहीं भाई, मैं यहीं पे रहूँगा, यहीं पे अपने लोगों का साथ दूंगा, मैं भाग गया तो क्या फ़ायदा मेरे एम्परर रहने का। इसी बीच इन्होंने कुछ लीगल और सोशल रिफॉर्म्स करे। इन्होंने लीगल सिस्टम को इम्प्रूव किया, बहुत ज़्यादा जो करप्ट था या करप्शन चल रहा था उसके अंदर, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करी, जिससे कि इट इज़ फेयर फॉर एवरीवन। इन्होंने वेलफेयर एसोसिएशन शुरू करे, जो पुअर लोग थे, गरीब लोग थे, ठीक है, ऑर्फन्स थे, अनाथ बच्चे थे, उन लोगों के लिए वेलफेयर शुरू करे। और रिड्यूस करप्शन उन्होंने जो मेजर ले सकते थे वो उन्होंने करे। इन्होंने बोला मैं हर चीज़ में दखल अंदाजी दूंगा, मैं हर चीज़ में ध्यान दूंगा, जिससे कि कोई भी नीचे लेवल पे करप्शन ना कर पाए। क्योंकि क्या होता है ज़्यादातर देशों में, क्या होता है, ग्रास रूट लेवल पे करप्शन होता है। सरकार को छोड़ो, ग्रास रूट लेवल पे करप्शन होता है। वो ग्रास रूट लेवल पे क्योंकि सबको पैसा कमाना है और सब गेट रिच क्विक स्कीम फॉलो करना चाहते हैं कि रातों रात हम अमीर बन जाए। कोई मेहनत नहीं करना चाहता, कोई घिसना नहीं चाहता है, सबको पैसा चाहिए। तो उस चीज़ के लिए ग्रास रूट लेवल पे बदमाशी चलती है। अब उस बदमाशी को रोकने के लिए इन्होंने बोला कि नहीं भाई, मैं ग्रास रूट लेवल पे जाके काम करूँगा। यहाँ आती है इनकी लीडरशिप स्टाइल और फिलॉसफी। ये हमेशा से ये कहते थे कि भाई जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में, उस चीज़ को कंट्रोल करो, काम रहो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी। कोई और एम्परर होता, भाग गया होता, यार मेरे को स्मॉल पॉक्स हो गया तो क्या हो गया, मैं वॉर में मर गया तो क्या होगा, यार मेरे लोग मुझे ही गाली बकेंगे। उन्होंने बोला बकने दो, मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो मुझे गाली बके नहीं बके, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं एज अ राजा, मैं एज अ एम्परर अपनी लोगों की मदद करूँ, अपने लोगों का भला करूँ। तो उन्होंने कहा आई विल कंट्रोल माई एक्शंस एंड इमोशंस रादर फोकसिंग बाहर क्या हो रहा है। एक बबल बना लो, अपने ऊपर एक बबल बना लो, मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ। एक लाइफ लेसन है, जो कि ये स्टोइसिज्म पूरी फिलॉसफी लाइफ लेसन से भरी हुई है कि तुम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हारा जो रिमोट है, रिमोटवा पीके वाला रिमोटवा, वो तुम किसी और के हाथ में दे देते हो और परेशान रहते हो। तो इन्होंने कहा नहीं भाई, जो तुम्हारे चीज़ें बियॉन्ड कंट्रोल हैं उसको भूल जाओ, उससे बाहर आ जाओ। तो इसी परेशानी के बीच जब वो परेशान चल रहे थे, उनके अपने भी मरे, उनके बहुत क्लोज वन भी मरे, अपनी फैमिली में भी लोग ख़त्म हुए, उनकी सत्ता ख़त्म हो रही है, लोग मर रहे हैं, इन्होंने मेडिटेशंस जो इनकी अपनी पर्सनल गाइड थी तब इन्होंने लिखनी शुरू करी। सुबह उठते थे, जल्दी उठते थे, अपना फुल प्रोडक्टिव माइंड के साथ, और उठ के ये लिखते थे, अपनी जर्नलिंग करते थे। और अगर आप मेडिटेशंस उठा के देखें, वैसे तो उसमें लाइन बाय लाइन चीज़ें लिखी हुई हैं, मेडिटेशंस के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स लिखे जो मैं यहाँ से आपको पढ़ देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट, वर्च्यू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल। सबसे इंपॉर्टेंट गोल होता है वर्च्यू, गुण, अच्छे गुण होना। आपके गुण कैसे हैं, आपकी क्वालिटीज़ कैसी हैं। दूसरा, एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स। ज़िंदगी जैसी आ रही है उसको एक्सेप्ट करो, धकेलने की कोशिश मत करो, पीछे मत भेजो, दूर मत हटो, घबराओ मत, जैसा जो आ रहा है मित्र उसको आने दो अपने पास, क्योंकि वो तो होना ही था। और तीसरा, बहुत परेशान हो, एंग्जाइटी में हो, सेल्फ प्रोक्लेम्ड साइकोलॉजिस्ट हो एंग्जाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, ADHD है, 10 तरीके की बीमारी है, और क्या होता है, OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अपने आप को बोल देते हैं ना हमको ये सब है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें बाहर की नॉइज़ की वजह से आती है, क्योंकि तुम बाहर सुन रहे हो ये हो सकता है, बाहर सुन रहे हो ये हो सकता है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उन चीज़ों पे फोकस करना है जिन चीज़ों को तुम कंट्रोल कर सकते हो, वो हो तुम खुद को। ही वॉज ऑलवेज अ लीडर। इन्होंने हमेशा से बिलीव किया है कि भाई एक लीडर चाहे कितना ही बड़ा हो, चाहे वो एम्परर क्यों ना हो, चाहे वो राजा क्यों ना हो, चाहे वो कोई क्यों ना हो, उसको एक सिंपल लाइफ जीनी चाहिए, और वो सिंपल लाइफ जी के दूसरों को इंस्पायर करना चाहिए। और वो हमेशा एक फर्म बिलीवर रहे थे कि देखो भाई, एक राजा इतनी सिंपल लाइफ जीता है। अब लोग बोलेंगे भाई दिखाने के लिए कर रहे थे, लेकिन भाई नहीं भी कर सकते थे, ऐश भी कर सकते थे, एक कठोर राजा भी बन सकते थे, बट ही चोज लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखो इतनी पावर पे रह के भी तुम कैसी सिंपल लिविंग कर सकते हो, कैसे तुम सिंपली रह सकते हो। फाइनली जब ये बूढ़े होने लग गए, इनकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लग गई, दिमाग थोड़ा कमज़ोर होने लग गया, विद एज जो कि होता है, इन्होंने अपने बेटे कोमोडस को एम्परर बना दिया कि भाई अब ये मेरे बाद में मेरा बेटा सत्ता संभालेगा। 177 AD में कोमोडस को इन्होंने बना दिया। लेकिन कोमोडस के पास ना तो वो स्ट्रेंथ थी, ना तो वो करेज था, ना तो वो विजडम थी। और मार्कस ऑरेलियस के जाने के बाद इन्होंने कोमोडस ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, वीक कर दिया, जितना और बहुत ज़्यादा वीक कर दिया। जो सब मार्कस ऑरेलियस ने बनाया था, जिस पावर स्ट्रक्चर पे छोड़ के गए थे वो इसको, रोम को, वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। फिर इनका देहांत, मार्कस ऑरेलियस का
मार्च 17 180 एडी में हुआ, 180 एडी में एक मिलिट्री कैंपेन पे थे, ये ख़त्म हुए और इनकी मौत ने चिन्ह छोड़ दिया, मतलब हिज डेथ वॉज द मार्क ऑफ द पीसफुल पीरियड। जो रोम का 200 साल का पीसफुल पीरियड था, जिसको पैक्स रोमाना बोलते थे, ख़त्म हो गया। और हमने क्या सीखा? हमने स्टोइसिज्म सीखी। हम देखो भाई कितने राजा हैं, लेकिन हम मार्कस ऑरेलियस की बात आज कर रहे हैं, इस वीडियो में बना रहे हैं, इंडिया में बैठ के हिंदी लैंग्वेज में। भाई मार्कस बाबा सोच सकते थे ऐसी बात, लेकिन हो गई। तो एक एग्जाम्पल इनका यही है कि भाई जब ये स्मॉल पॉक्स वाली एंटोनाइन प्लेग जो हुआ था, एंटोनिन प्लेग जो भी है, जहाँ लोग मर रहे थे, बहुत आसान था कि भाई ये भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। लेकिन ये पब्लिक को सर्व करते थे, ये बहुत एक्टिव रहते थे, ये आगे बढ़ के जाते थे कि नहीं भाई कोई बात नहीं, मेरी जनता है, मैं नहीं मदद करूँगा तो क्या करूँगा, मैं अपनी फेट एक्सेप्ट करता हूँ, अगर मेरी मौत लिखी है तो मेरी मौत होगी, यहाँ पे ध्यान रखना ज़रूरी है। बट कोई बात नहीं, हम तो करेज दिखाएंगे, हम तो अपनी ड्यूटी, जो कि एक एम्परर की ड्यूटी क्या होती है, एक इंसान एम्परर जब बनता है जब उसके ऊपर उसकी सत्ता, उसकी जनता भरोसा करती है कि ये हमारे लिए भला करेगा, ये हमारे लिए भला करेगा, सारे लोगों का भला करेगा, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी जात पात करेगा ही नहीं, वो लोगों का भला करेगा। तो इसलिए वो एम्परर बनता है। इसलिए मार्कस ऑरेलियस, वो तो ऑब्वियसली वो था कि बनना ही था उन्हें, बट चूज़ भी तो करते हैं, भरोसा भी तो करते हैं। तो मार्कस ऑरेलियस का ही कहना था, मेरे लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, अगर मैं ही उनका हाथ नहीं पकड़ूंगा तो कौन पकड़ेगा। अब हम थोड़ा सा मार्कस ऑरेलियस के बारे में जान गए, समझ गए क्या थे, कौन थे, स्टोइसिज्म ने कैसे फ्रेम किया था। अब हल्का सा स्टोइसिज्म को यहाँ पे छूते हुए चलते हैं, और मार्कस ऑरेलियस एट द एंड ऑफ द डे कैसे इन्फ्लुएंस है और क्यों इन्फ्लुएंस है, और मार्कस ऑरेलियस ने असल में स्टोइसिज्म के क्या पिलर्स उठाए और उसको अपनी फिलॉसफी में चुनने की कोशिश करी। तो सबसे पहली चीज़, ओरिजिन्स ऑफ स्टोइसिज्म। हम सबको पता है, ज़ीनो ऑफ सिटियम 300 BCE, बिफोर कॉमन एरा, एथेंस में ज़ीनो ऑफ सिटियम ने इस चीज़ का, स्टोइसिज्म कॉन्सेप्ट का जो फ्रेमिंग था, जो आइडियोलॉजी थी, वो लाई। और ज़ीनो पढ़ाते थे इस फिलॉसफी को, स्टोआ पोइकिले, जो भी आप बोलना चाहें, वहाँ पे पढ़ाते थे, विच इज़ पेंटेड पोर्च। वहाँ पे मर्चेंट्स आते थे, वहाँ पे पॉलिटिशियंस आके बात करते थे, अगोरा था एथेंस में, वहाँ पे बात चलती थी इसके रिलेटेड, और वहाँ पे ज़ीनो ऑफ सिटियम जो थे वो आके प्रीच करते थे, फिलोसोफाइज करते थे, बताते थे स्टोइसिज्म के बारे में। और वहीं से इस जो नाम है स्टोइसिज्म, वहीं से पढ़ा है इस चीज़ का। अब स्टोइसिज्म जो था ना, वो इन्फ्लुएंस था, अपने आप में कुछ नया नहीं था। स्कूल ऑफ थॉट ऑब्वियसली नया था अगर तुम उसको आगे डेवलप करो, बट इट वॉज इन्फ्लुएंस बाय 3 लोग, सोक्रेटिस, हेराक्लिटस और सिनिसिज्म। सोक्रेटिस का जो रैशनल थिंकिंग था, रैशनल थिंकिंग किस तरीके से सोच सकते हैं, किस तरीके से आप वार्तालाप कर सकते हैं, जो उनका डायलॉग्स का फॉर्मेट था, किस तरीके से आप एक दूसरे से तर्क वितर्क कर सकते हैं बिना नीचे दिखाए, किस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि वी ऑल आर इग्नोरेंट, दैट वी नो, यू शुड नो दैट यू नो नथिंग वाला कॉन्सेप्ट। फिर हेराक्लिटस कि देर इज़ अ यूनिवर्सल ऑर्डर, जो इनका एक्सेप्टेंस ऑफ फेट आता है ना, अमोर फाती वाला, वो यहीं से आता है। लोगोस जो इनका कॉन्सेप्ट है हेराक्लिटस का, प्री सोक्रेटिक फिलोसफर। फिर सिनेक्स का सिंपल था भाई, सिंपल लिविंग, मिनिमलिस्टिक लिविंग, रिजेक्शन ऑफ मटीरियल एंड वेल्थ, सोशल स्टेटस, सब कुछ रिजेक्ट कर दो। लेकिन अगर तो इन सब का मिलन करके स्टोइक्स ने अपना निकाला कि अगर है ये सब तो उसको सही तरीके से एक्सरसाइज करो, लोगों का भला करो, लोगों के ऊपर दुख दर्द पीड़ा मत ला के दो। अगर हम यहाँ पे कोर स्टोइक टीचिंग्स देख लें तो 3-4 है, हम यहाँ से बता देते हैं आपको। सबसे पहले वर्च्यू इज़ दी हाईएस्ट गुड। हाईएस्ट गुड पे जाना है तुम्हें, अल्टीमेट गुड पे जाना है, वो वेल्थ नहीं है, वो प्लेजर नहीं है, वो है तुम्हारा मॉरल कैरेक्टर, वो है तुम्हारे गुण। तुम क्या गुण लेके आते हो, तुम कितने वर्चुअस हो, तुम कितने अच्छे इंसान हो, और इसी के बेसिस पे तुम्हारी ज़िंदगी आगे बनती है। यू लीड अ गुड लाइफ। अगर तुमसे डेफिनेशन पूछी जाए, आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ अ गुड लाइफ, तो स्टोइक्स कहेंगे कि भाई गुड लाइफ इज़ एक वर्चुअस लाइफ, जो कि एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस इनके कॉन्सेप्ट है। ऑब्वियसली एरिस्टोटल और प्लेटो सोक्रेटिस से इंस्पायर्ड है, बट यहाँ से आया था। दूसरा, लिविंग इन अकॉर्डेंस विद नेचर। जो नेचर है उसके साथ चलो, नेचर का विरोध मत करो। जैसी ज़िंदगी मिली है, नेचुरल ऑर्डर चल रहा है, उसको चलने दो, और हमेशा रीज़न के साथ जियो, रीजनिंग के साथ जियो। अगर ज़िंदगी में रीज़न नहीं है तो तुम वर्चू को भी नहीं समझ पाओगे, तुम गुण को भी नहीं समझ पाओगे। तीसरा इनका आता है डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हारे
कंट्रोल में है, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे एक्शंस, और कुछ चीज़ें हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल है। लेट्स से फेम, लेट्स से वेल्थ। फेम है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। वेल्थ है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। हो सकता है इनहेरिटेड हो सकता है नहीं हो इनहेरिटेड। अब हम लोग देखते हैं ना, जो शेख लोगों के बच्चे होते हैं, अरे भाई गोल्ड बुगाटी गाड़ी है इतनी महंगी 20-25 करोड़ की, ऊपर से गोल्ड प्लेटिंग करा रखी है। जलन होती है, क्यों भाई, उनको क्यों मिला? मिला है, ठीक है। तुम अपनी ज़िंदगी कैसे बना सकते हो? वॉट इज़ योर स्ट्रगल स्टोरी? वॉट इज़ योर एक्सक्यूज़? वॉट इज़ योर लेवरेज? तुम कहाँ से कहाँ पे बैठे हो, कहाँ से उठ के कहाँ पहुँच सकते हो, तुम्हारे हाथ में। तो दूसरों को देख के बोलना उसके पास तो ये था, चलो भाई अब हम रिलैक्स कर लेते हैं, हाँ भाई आराम, हाँ मज़ा आ गया, है ना। उसके पास क्योंकि ये था, हमने तो बोल दिया भाई उसके पास तो ये था, अब हमें आगे कुछ नहीं करना, हमें कोई किसी भी तरीके की मेहनत नहीं करनी। तो इन्होंने बोला भाई दिस इज डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। तुमने उससे इन्फ्लुएंस होके, उसकी सक्सेस से इन्फ्लुएंस होके अपने आप को बोल दिया भाई मैं तो यूँ, मैं तो नहीं कर सकता। तुम क्या कर सकते थे ये बताओ। तो डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। चौथा है एपैथिया या अपेथिया, विच इज कामनेस। भाई साहब, पीस कम्स फ्रॉम कामनेस, स्टेइंग काम इन अ सिचुएशन। ये समझना, ये टैग करना कि ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं थी दोस्त, इस सिचुएशन पे मैं इमोशनली रिएक्ट कर गया, ये मेरे कंट्रोल से बाहर थी और मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार होता है, पब्लिकली बेइज्जती हो जाती है हमारी। और याद करो ऐसा कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन जो हुआ हो, तुम्हें बाद में रियलाइज़ हुआ हो यार मैंने उसमें ना गलत रिएक्शन दे दिया, मेरा बटन दबाया गया, मेरा बटन प्रेस किया गया और मेरे को मैंने रिएक्शन दे दिया जो कि सामने वाला चाह रहा था। सोचो अगर रिएक्शन नहीं दिया होता तो दुनिया कितनी अलग होती। लोगों के बड़े बड़े रिलेशनशिप, धंधे ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन देते हैं, वो रिएक्शन बहुत क्विकली देते हैं, जजमेंट पास करते हैं। जजमेंट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रिएक्शन। इसको इमोशनल अनस्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा मार्कर कह सकते हो तुम, तो बायो मार्कर भी कह सकते हो। तो पीस कम्स फ्रॉम एक्सेप्टिंग थिंग्स दैट आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। एक्सेप्ट करो, दैट इज व्हाट एपैथिया इज, विद कामनेस, जो स्टोइसिज्म का एक और सबसे इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे स्टोइसिज्म एक छत की तरह है, ठीक है। अब उस छत को सपोर्ट करने के लिए 3 पिलर चाहिए, ठीक है। और वो 3 पिलर क्या है? सबसे पहला है लॉजिक। दुनिया में कोई भी चीज़ तुम्हें समझनी है, वर्ल्ड को समझना है, दुनिया को समझना है, लॉजिक ज़रूरी है। बिना लॉजिक से चीज़ नहीं, जो लॉजिक की चीज़ नहीं चलेगी। दूसरा फिजिक्स। अगर तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है तो तुम्हें नेचुरल ऑर्डर को समझना होगा, फिजिकल लॉज को समझना होगा, फिजिक्स के लॉज को समझना होगा, यूनिवर्स फंक्शन कैसे करता है समझना होगा। वो नहीं समझोगे तो दिक्कत। और तीसरा पिलर है एथिक्स। तुम्हें जस्टिस, करेज, टेम्परेंस, फेयरनेस, विजडम, रैशनैलिटी, जो भी कहना चाहो, जो भी शब्द देना चाहो, उससे जीना पड़ेगा। और ये जब 3 स्तंभ जो बोल सकते हैं, 3 पिलर्स, तो त्रिशूल बन गया, 3 पिलर्स छत को सपोर्ट करेंगे, तब जाके तुम एक स्टोइक फिलोसफर बनोगे, तुम्हारे अंदर स्टोइसिज्म कूट कूट के भर जाएगा। अब मार्कस ऑरेलियस को किन किन लोगों ने इन्फ्लुएंस किया था? सबसे पहले जो थे एपिक्टेटस, एक और स्टोइक फिलोसफर, बहुत महान, 55 एडी से 135 एडी के बीच में ये आए। एक स्लेव बॉर्न, ही वॉज बॉर्न एज अ स्लेव। अगर आप उस टाइम पे स्लेव बने तो बन गए, लेकिन बाद में आपको फ्रीडम आप ले सकते हो। तो वो एक स्लेव थे जिनको फ्रीडम मिली, एंड ही बिकेम अ स्टोइक टीचर। बहुत इन्फ्लुएंस किया मार्कस ऑरेलियस को। और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया एपिक्टेटस ने, डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। क्या तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम्हारे कंट्रोल में, क्या तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, जो कि है एक्सटर्नल इवेंट्स। जो की आइडियाज़ थे इनके एपिक्टेटस के, जो मार्कस ऑरेलियस को बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली लगे, सबसे पहला था कि इट्स नॉट इवेंट्स दैट डिस्टर्ब अस, इट इज़ आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ देम। हमारे साथ कुछ भी हुआ, हमें लगता है उस इवेंट की वजह से हुआ, उस इंसान की वजह से हुआ। क्योंकि कोई इंसान जब तक कुछ करेगा नहीं, वो इंसान नहीं कहलाएगा ना भाई। किसी इंसान को कोई एक्शन करना होगा, वो एक्शन करेगा तभी वो कहेगा उसमें जान है भाई, वरना एक इंसान और पत्थर में फ़र्क क्या रह गया? यही फ़र्क है ना कि एक पत्थर को छोड़ दोगे पत्थर पड़ा रहेगा, लेकिन एक इंसान कुछ एक्शन करेगा थ्रू वर्ड्स, हाथ से मारेगा तुम्हें, प्यार करेगा तुम्हें, गले लगाएगा तुम्हें, है ना, तुम्हारा खाना चुरा लेगा। स्कूल में बहुत होता है, टिफिन से खाना चुरा लेते थे, तभी हम उनको बुरे इंसान बोलते थे। तो यू नीड टू डू सम सॉर्ट ऑफ एक्शन। अब हम उस एक्शन को डिस्टर्ब करने देते हैं अपने आप को कि भाई आजा डिस्टर्ब कर। हो सकता है वो डिस्टर्बिंग ना हो अगर तुमने अपने आप को कंट्रोल किया होता, तो तुम इंटरप्रेट गलत तरीके से कर रहे हो उस एक्शन को।
तो हमें उस इंसान ने हमें गाली दी, गलोच किया, ये किया, वो किया, अगर तुम चुप से खड़े रहोगे, वो तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि तुम भी भाई सुअर है, कीचड़ में लौटते हैं सब मिलके, तुम बोल रहे हो नहीं भाई साहब हम नहीं लौटेंगे, आप लौटिए, मज़े लीजिए, हम आपकी फ़ोटो क्लिक करेंगे दूर से, फोटो क्लिक कर रहे हो। बट द कैच इज़ तुम उसको इंटरप्रेट कैसे कर रहे हो। गाली दे रहा था भाई, ठीक है भाई, उसकी लाइफ में परेशानी होगी, कोई बात नहीं, देने दो। नहीं भाई गाली दी, मैं तो नहीं दे पाया, बहुत बुरा लग रहा है, ये वो ऐसा ऐसा, दिक्कत वाली बात है। और दूसरा एपिक्टेटिस अमोर फाती का कॉन्सेप्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ फेट, जो कि जो होने वाला है वो होगा, ये नहीं जो होने वाला हो या छोड़ दो यार अब हम कुछ करेंगे ही नहीं, आपको एक्शन लेना है। बट ये रियलाइज़ करना है कि अगर सेटबैक्स आएंगे, अगर परेशानियाँ आएगी, अगर दिक्कत दुख दर्द पीड़ा आएगा, तो वो होना ही होना है, वो होगा ही होगा। मेरे पास लोग आते हैं, मेरे पास रिसेंटली मैं जब एक 1-on-1 सेशन ले रहा था एक क्लाइंट का, तो वो ना एक प्रॉब्लम लेके आया कि मैं खुश नहीं रह पाता, मेरे को खुशी नहीं मिल पाती, मेरा जो है ना खुशी का ग्राफ ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, ऐसा क्यों है। मैंने कहा ऐसे इसलिए है कि नेचुरली, जो कि हमने पढ़ा नेचुरल लॉज, नेचुरली एक सेट स्टेट होता है। मैं यहाँ पे ग्राफ दिखा दूंगा, इसको बोलते हैं द हीडोनिक ट्रेडमिल। इसका मतलब ये होता है कि तुम खुश रहोगे और नेचुरली तुम्हारा जो ह्यूमन साइकी होती है, नेचुरल लॉज होते हैं, वो तुम्हें एक बेसलाइन की तरफ पुश करेंगे। तुम कभी भी प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस बेसलाइन के ऊपर भी नहीं रह सकते, उस बेसलाइन के नीचे भी नहीं रह सकते। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में परेशानी है, ब्रेकअप हुआ है, नौकरी चली गई, एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, कोई बुली कर रहा है, तो परेशानी ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, क्योंकि नेचुरली वो बेसलाइन पे आना ही है और उसके बाद खुशी आएगी आएगी। ना तो तुम्हारा कर्व वैसे नीचे रहेगा, ना तो तुम्हारा कर्व हमेशा ऊपर रहेगा। तो लोग इसको समझ नहीं पाते, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो दिस इज व्हाट एक्सेप्टेंस ऑफ फेट इज, दैट फेट इज टुवर्ड्स दैट बेस लाइन। तो बंदे की बहुत बड़ी परेशानी थी, ठीक है, वो ये बिजनेस, ही इज एन एंटरप्रेन्योर, वो परेशानी में था। बट ये चीज़ जब समझ आई उसको, आधी से ज़्यादा क्या समझ लो 80% उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहीं पे मिल गया कि हाँ भाई चलो दिस इज़ व्हाट इट इज़, अच्छा ठीक है। तो मतलब सबके साथ ही होता है, मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि हमें सबको लगता है ना मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, सबको ही लगता है, सबको, हम हर इंसान, मैं अपने को अपनी पिक्चर का हीरो समझता हूँ, तुम अपने को अपनी पिक्चर का हीरो समझते हो, और सब तो साइड कैरेक्टर, कैमियो रोल कर रहे हैं ना। तो दोस्त ऐसा मत समझो सब कैमियो रोल कर रहे हैं, और दुनिया तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रही है। उसके बाद दूसरा इन्फ्लुएंस इनके ऊपर आया सेनेका का, 4 BCE से लेके 65 AD तक ये रहे सेनेका। और सेनेका वॉज मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल स्टोइक फिलोसोफर, कि भाई अगर स्टोइसिज्म हम सीख रहे हैं, उसको आप कैसे वेल्थ में अप्लाई कर सकते हो, पावर में अप्लाई कर सकते हो, उसको आपकी ज़िंदगी में लॉस हुआ है उसमें अप्लाई कर सकते हो। सेनेका ने भी अपने बहुत क्लोज लोग खोए, तो वो भी ग्रीविंग और लॉस के प्रोसेस से जाते थे। और मार्कस ऑरेलियस, जो सेनेका के कोर आइडियाज़ थे जिनसे मार्कस ऑरेलियस इंस्पायर्ड थे, वो थे वेल्थ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि वेल्थ कंसिस्ट नॉट इन हैविंग ग्रेट पोजिशंस बट इन हैविंग फ्यू वॉन्ट्स। वेल्थ मतलब ये नहीं मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, ये जो बास्केट है, क्योंकि मिला था हमें यहाँ पे कुछ गिफ्ट विफ्ट, घोंसला लग रहा है, इसमें भर दो इसको जब तक ये टूट ना जाए। नहीं भाई, नहीं भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी छोटी सी रिक्वायरमेंट है, कम वांट्स रखो, अपने आप तुम्हारे पास वेल्थ आएगी। और दूसरा, द इम्पॉर्टेंस ऑफ कामनेस एंड इमोशनल बैलेंस। काम रहना, इमोशनली स्टेबल और इमोशनली बैलेंस रहना कितना ज़रूरी है, ये इन्होंने सेनेका से सीखा। लोग इमोशनली बैलेंस नहीं होते, काम नहीं होते, परेशान होते हैं उस चीज़ को लेके, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके चक्कर में सब चाहिए उन्हें, सब चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। जो कि आर्थर शोपेनहावर, जो हमारे जर्मन फिलोसफर थे, द मोस्ट पेसिमिस्ट फिलोसफर ऑफ ऑल टाइम, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यही तो कहा इसके बारे में कि भाई ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो मिल गया, फिर अरे वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, और ऊपर बढ़ गए, फिर अरे यार नीचे की ज़िंदगी अच्छी थी यार, कहाँ फंस गए थे इन लफड़ों में, जो कर रहा था वही अच्छा था। तो ये एक साइकिल की तरह है। और डिज़ायर क्रिएट सफरिंग, ये शोपेनहावर ने कहा, इनका कोर, मतलब वन ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट्स है, बहुत बड़ी फिलॉसफी है। तो सेनेका से मार्कस ऑरेलियस ने ये सीखा। फिर आए इनके जो खुद के पर्सनल टीचर थे, ट्यूटर की तरह, गाइड की तरह या मेंटोर की तरह, जूनियस रस्टिकस। अब जूनियस रस्टिकस ने इनको पहली बात तो जो ये था, एपिक्टेटस का जो डिस्कोर्सेस था वो दिया, और बोला इसको समझो, डिस्कोर्सेस को समझो, क्या इसमें चल रहा है, क्या एपिक्टेटस ने कहने की कोशिश की। मार्कस ऑरेलियस ने बहुत टाइम तक उस चीज़ को संभाल के रखा। इन्होंने जो रस्टिकस है, इन्होंने मार्कस ऑरेलियस को
पावर के बारे में समझाया, पावर सही तरीके से कैसे एक्सरसाइज करी जाती है, पावर से आप लीडरशिप में कैसे आ सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे स्ट्रांग हो सकती है, काम कैसे रह सकते हैं, एक बेहतर इंसान ऑल इन ऑल कैसे बन सकता है। पावर जैसे हम सुनते हैं ना, पावर मतलब बदमाशी दिमाग में आती है, पावर मतलब बदमाशी, लेकिन पावर का सही उपयोग भी होता है, पावर का लोग सही उपयोग भी करते हैं। लेट्स से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, उनके पास बहुत पावर है, वो लोगों को अच्छे तरीके से भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, गलत तरीके से भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब जो गलत तरीके से वो बोलते भाई इसके पास तो पावर है इसलिए कर रहा है, नहीं भाई, इसके पास पावर थी, इसने भला भी किया, इन गरीब बस्ती थी, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस तक उसने आवाज़ पहुंचाई उस गरीब बस्ती की, वहाँ यूनाइटेड नेशन खाना पहुंचा रहा है ना, या रेड क्रॉस खाना पहुंचा रहा है, जो भी है, रेड क्रॉस तो वैसे कैलामिटीज़ में आता है, बट यू गेट माई पॉइंट। अपोलोनियस है, अपोलोनियस से काफ़ी इंस्पायर्ड मार्कस ऑरेलियस। अपोलोनियस ने इनको ये बताया कि भाई साहब आप सेल्फ डिसिप्लिन और इनर स्ट्रेंथ कैसे डेवलप करेंगे, वो सब तो ठीक है ऊपर की बात, लेकिन आपको सत्ता संभालने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते हैं, आपको अपने एम्पायर का ध्यान देना है। आपके ऊपर कोई भी अटैक करके ले जाएगा, आप ऐसे ही बैठे रहेंगे, आपके लोगों को मार देगा, आपके बच्चों को उठा के ले जाएगा, आपके औरतों के साथ गलत काम होगा, आपको उसको प्रोटेक्ट करना है। तो यू शुड नो मिलिट्री टैक्टिक्स, यू शुड नो मिलिट्री लीडरशिप, एंड हाउ इज़ दैट पॉसिबल? स्टोइक प्रिंसिपल्स के थ्रू। तो इन्होंने, जो अपोलोनियस थे, इन्होंने सिखाया मार्कस ऑरेलियस को कि कैसे यू कैन यूज स्टोइक प्रिंसिपल्स टू मेक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, मिलिट्री लीडरशिप को कैसे बेटर करना है। फाइनली मार्कस ऑरेलियस की क्या अपने प्रिंसिपल्स, इन सबसे उठा के इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स बनाए, अपनी फिलॉसफी में प्रिंसिपल्स बता लिए। सबसे पहला तो था भाई इनका लिविंग इन अकॉर्डेंस विद द नेचर। इन्होंने ये कहा कि इंसान जो है नेचर का पार्ट है, इंसान जो है नेचुरल ऑर्डर का पार्ट है, और हमें उस नेचुरल ऑर्डर के हिसाब से ही चलना है। उस नेचुरल ऑर्डर के हिसाब से चलने में हमें रीजनिंग के साथ चलना है, हमें वर्चुअसली रहना है, मतलब हमको अलाइन करना है अपने थॉट्स और एक्शंस को उस नेचर के साथ, उस नेचर को डिस्टर्ब नहीं करना। मतलब समझ लो एक लकीर है, आप अगर लकीर से इधर हुए तो वापस अपने आप को लाओ, और उधर हुए वापस लाओ, एक सीधी लकीर में आपको चलते जाना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक मार्कस ऑरेलियस की जो मेडिटेशंस है, इन्होंने उसमें एक लाइन लिखी थी, व्हाट इंजर्स द हाइव इंजर्स द बी। जिस चीज़ में शहद की मक्खी रह रही है, अगर उसी चीज़ को तुम नुकसान पहुंचा दोगे तो शहद की मक्खी को ज़रूर नुकसान पहुंचेगा। ऐसे हमारा नेचर है, हमारा वर्ल्ड है। वर्ल्ड को तुम नुकसान पहुंचाना चाहोगे, उसके आसपास की चीज़ों को नुकसान पहुंचाना चाहोगे, तो नुकसान एट द एंड ऑफ द डे दोस्त तुम्हें ही पहुंचेगा। तुम्हें लग रहा है तुम किसी का बुरा कर रहे हो, किसी का नुकसान कर रहे हो, कोई बात नहीं यार, क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं 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 मेरे दोस्त। फिर इन्होंने डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल को थोड़ा सा रिफाइन किया, और इन्होंने कहा कि भाई डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल में दो चीज़ें आती हैं, कि भाई जो हमारे कंट्रोल में है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इन्होंने कहा हमारे कंट्रोल में क्या है, हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस और हमारा मॉरल कैरेक्टर। और हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है, दूसरे लोगों का एक्शन, अदर पीपल्स एक्शन, पॉलिटिकल इवेंट्स और डेथ एंड इलनेस, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो भाई जो कंट्रोल में नहीं है उसके लिए लड़ के, सर फोड़ के, माथा पच्ची करके कोई फ़ायदा नहीं है। इन्होंने कहा वेल्थ हो, प्लेजर हो, कुछ भी हो, वर्च्यू को सबसे ऊपर रखना है, हमेशा ऊपर रखना है। 4 कार्डिनल वर्च्यूज़ के बारे में बात करी, थोड़ा सा हम यहाँ पे बता देते हैं। और इन्होंने रिजेक्ट किया कि ठीक है मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है तो ठीक है, और मैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन अपने हाथों से करूँगा, ये नहीं अपने ऊपर सब लगा रहा हूँ। वो सिंपल लाइफ जीते थे, बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन नहीं करते थे, सिंपल जो छोटी मोटी चीज़ें मिली थी उसी पे करते थे। और 4 कार्डिनल वर्च्यूज़ के बारे में बात करते थे। सबसे पहला था विजडम। विजडम मतलब समझना, आपके पास आप कितने बुद्धिमान इंसान हैं, आप गुड को समझ सकते हो, बैड को समझ सकते हो, नेचुरल क्या है नहीं है, आपके कंट्रोल में क्या, आपके कंट्रोल से बाहर क्या है, तो वो आ गया विजडम। दूसरा करेज, चैलेंजेस को फेस करना विदाउट फियर, ये सारी आपकी सोक्रेटिक फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। तीसरा जस्टिस, सबको एथिकली और फेयरनेस के साथ ट्रीट करो, कोई बड़ा नहीं है, जैसे बोलते हैं ना लॉ के सामने, कानून के सामने कोई बड़ा छोटा, अमीर गरीब, काला गोरा नहीं है, मोटा पतला नहीं है, सब बराबर हैं। और चौथा टेम्परेंस, विच इज़ सेल्फ कंट्रोल और मॉडरेशन पे कंट्रोल होना, कि भाई हमारे ऊपर सेल्फ कंट्रोल है। ये नहीं भाई KFC का चिकन देखा बेलने बैठ गए, बटर चिकन देखा खाने बैठ गए, तो नॉन वेजिटेरियन के लिए, वेजिटेरियन के लिए बता देते हैं, दाल मखनी, मटर पनीर, है ना, खा रहे हैं, रोटी पे घी लगा लगा के खा रहे हैं, कंट्रोल ही नहीं है। बेसिक एपेटाइट एकदम कंट्रोल ही नहीं है। बेसिक इंस्टिंक्ट्स, पता है जिम जा रहे हैं, पता है कैलोरीज को काउंट पे रखना है, लेकिन शाही पनीर भाई आ गया, मिल गया, अब तो मिल गया भाई, छोले भटूरे एकदम दबा के, पाव भाजी भाई दबा के, नहीं। दैट इज़ वेयर
छोटी छोटी चीज़ें स्टोइसिज्म को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो ध्यान रखना चाहिए। फिर इनका जो बहुत फेमस कॉन्सेप्ट, जो बहुत फेमस हुआ, विच वॉज अमोर फाती, लव ऑफ फेट, जो जर्मन एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर फ्रीडरिख नीचा, इन्होंने भी उसका इस्तेमाल किया। अमोर फाती का जो अपने इटर्नल रिकरेंस ऑफ द सोल है, वो ऑल टुगेदर फ्रीडरिख नीचा का लेक्चर है, वो जाके आप अल्टीमेट लेक्चर देख सकते हो, उसमें बताया हुआ है। तो यहाँ पे भाई आपको सब मिल जाएगा। जहाँ हम जो लिंक करता हूँ, आर्थर शोपेनहावर अल्टीमेट लेक्चर, फ्रेडरिक नीचा बोला अल्टीमेट लेक्चर, जाके देखो, जिस फिलोसोफर के बारे में जानना है उस दुनिया के बारे में तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। तो मार्कस ऑरेलियस का ये मानना था कि भाई साहब सब कुछ नेचर के अकॉर्डिंग होता है, जो होता है किसी वजह से होता है, एंड यू हैव टू फॉलो डैट। और जिस दिन तुमने अपनी फेट एक्सेप्ट कर ली कि भाई होगा, चाहे मेरी मौत होगी, चाहे मेरे साथ कुछ बुरा होगा, चाहे मेरे साथ कुछ कांड होगा, उस दिन यू विल लिव एंड लीड अ पीसफुल एंड काम लाइफ, कि हाँ भाई चलो ठीक है, शांति। जैसे इन्होंने अपनी मेडिटेशंस किताब में एक लाइन लिखी, जो मैं यहाँ से आपको कोट कर देता हूँ। कोट, एक्सेप्ट वॉट एवर कम्स टू यू वोवन इन द पैटर्न ऑफ योर डेस्टिनी, अनकोट। मतलब जो भी तुम्हारे पास आ रहा है वो एक जाल की तरह है, वो कपड़े की तरह है, जो बुनता है ना, एक धागे से दूसरा धागा बुनता है बुनता है बुनता है, वो बुनते बुनते तुम्हारा पैटर्न बनता है डेस्टिनी का, तुम्हारे फ्यूचर का, तुम्हारे भविष्य का एक पैटर्न बन रहा है। बोलते हैं ना लोग, हमारी किस्मत यहाँ लिखी हुई है। तो किस्मत इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट थिंग, क्योंकि लोग किस्मत के भरोसे चीज़ छोड़ देते हैं, लेकिन डेस्टिनी खुद बनानी पड़ती है। बट अलॉन्ग द वे जो परेशानी आ रही है उनको एक्सेप्ट करते हुए अपनी डेस्टिनी बनती है। डेथ एंड इम्परमानेंस, क्या परमानेंट नहीं है इस दुनिया में? मौत तो निश्चय है, मरना तो, मृत्यु निश्चय है, एक दिन मरना तो मरना है ही आपको, हर किसी को मरना है। तो इसी थॉट के साथ ग्राउंडेड रहो। मैं हमेशा कहता हूँ भाई, क्यों, किस बात की हेकड़ी, किस बात की चौड़, किस बात का उछल कूद, जब एक दिन हमारी सबकी हड्डियाँ गल जाएंगी, जला दिए जाओगे, गाड़ दिए जाओगे, बहा दिए जाओगे, जो भी करे जाओगे, है ना? तो किस बात के अंदर में हेकड़ी इतनी? इन्होंने कहा भाई डेथ इज नेचुरल, वो नेचुरल ऑर्डर का पार्ट है, लाइफ टेम्पररी है, डिस्ट्रक्शन की तरफ तो पूरी दुनिया जा रही है यार। एट द एंड ऑफ द डे ब्लैक होल बचने वाले हैं दुनिया में, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो दुनिया का पर्पस क्या, लाइफ का पर्पस क्या? डिस्ट्रक्शन। और इस टाइम फ्रेम में हमें अपनी ज़िंदगी मिली है जिसको हम एंजॉय कर सकते हैं, तो एंजॉय करो, लेकिन माइंड में एक थॉट रखो कि मौत आने वाली है। तो एग्जाम्पल इससे ये होता है कि हर दिन ऐसे जियो जैसे तुम्हारा आखिरी दिन है, कल हो सकता है तुम ना उठो। सोचो एक इंसान, अब इसको डेस्टिनी कहो, इसको लक कहो, मैं लक पे भरोसा करता नहीं हूँ, इसको प्रोबेबिलिटी कहो, कुछ भी कहो, बट सोचो क्या प्रोबेबिलिटी रही होगी कि इतने बिलियंस ऑफ चांसेस में तुम एक इंसान पैदा हुए हो, और ये जितने लोग आसपास तुम्हारे दिख रहे हैं सब पैदा हुए हैं। कितनी छोटी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन तुम पैदा हुए हो और फिर भी अपनी ज़िंदगी को लेकर रोते हो। तो लाइफ तुम्हारी आज एंड हो सकती है, कल एंड हो सकती है, तो हर दिन ऐसे जियो जैसे तुम्हारा आखिरी दिन है, जो कि नीचे का इटर्नल रिकरेंस का कॉन्सेप्ट है। बट तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसको कैसे जी रहे हो, तुम अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ा रहे हो, तुम कैसे बेटर बनने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम डेथ एक्सेप्ट कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। इन्होंने, मार्कस ऑरेलियस ने स्टोइसिज्म का, हमने पढ़ा था, अपने मिलिट्री रूल में भी बहुत इस्तेमाल किया, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में भी बहुत इस्तेमाल किया, किस तरीके से पॉलिटिकल रिलेशंस बनाने, इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत इस्तेमाल किया। तो मिलिट्री लीडरशिप में इनको ना कॉन्स्टेंट थ्रेट मिलते थे जर्मैनिक और पार्थियन ट्राइब से, पार्थियन एम्पायर और जर्मैनिक ट्राइब से, लेकिन इसमें भी ये स्टोइक प्रिंसिपल, स्टोइक डिसिप्लिन लगा के काम रहते थे। उन्होंने बोला भाई देखो, अटैक करना है करेंगे, हमें अपनी तरफ से तैयार रहना है, हमें अपने फौजियों को, सोल्जर्स को ट्रेन करके रखना है, सिपाहियों को ट्रेन करके रखो, हम अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, बाहर से जो हो डर के मत बैठो, अरे अटैक होगा, अरे अटैक होगा, होना है होगा, तुम चाह के भी नहीं रोक सकते, जो होना है वो होगा। तो परेशान होकर मेरे मित्र कोई फ़ायदा नहीं। बाकी इन्होंने क्या चीज़ें करी भाई, इन्होंने लीगल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे टू क्रिएट फेयरनेस इन दी एम्पायर, की लोगों के बीच में एक जस्टिस रहे, एक फेयरनेस रहे, तर्क वितर्क ना आए। दूसरा, सारे सिटीजन्स को ये रिस्पेक्ट से ट्रीट करते थे। करप्शन से इन्होंने हाथ पीछे कर लिया, भाई हम करप्शन बिल्कुल नहीं करेंगे, और पनिशमेंट्स के लिए वेरी फेयर एंड जस्टिफाइड थे, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरा खुद का अपना क्यों ना हो, अगर उसने गलत काम किया उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और बाकी हमें उनकी सिंपल लाइफ, सिंपलिस्टिक लाइफ, मिनिमलिस्टिक लाइफ के बारे में पता ही है। सिंपल कपड़े पहनते थे, बड़े से बेड के ऊपर नहीं सोते थे, मैट के ऊपर सोते थे, लग्जरी को जितना हो सके उतना अवॉइड करते थे, मोस्टली अवॉइड ही करते थे। बाद में इनकी मेडिटेशंस आई, जो इनकी पर्सनल गाइड थी, पर्सनल गाइड की तरह था, एक रिफ्लेक्ट करने के लिए रोज़ सुबह लिखते थे। और उन्होंने कभी ये चीज़ नहीं सोची थी कि इसको मैं पब्लिक करूँगा,
या पब्लिकली डालूंगा, वो कभी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अपने इनर स्ट्रगल्स, इनर टॉर्मेंट्स, अपने जो अंदर जो अपने शैतानों से वो लड़ रहे थे उसके बारे में उसमें लिखते थे, और उसका सोल्यूशन क्या है, स्टोइक टीचिंग्स के बारे में भी लिखते थे। और तुम कितनी बड़ी बात है यार कि उस ज़माने की किताब का एक्सेस हमें आज है। और जब भी मैं मेडिटेशंस पढ़ता हूँ ना, मतलब इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि किताब है पूरी पढ़नी पड़ेगी, कहीं से भी खोलो, कुछ ना कुछ पढ़ो, रिलेटेबल फील होगा, लाइफ में अप्लाई करोगे। तुम यकीन नहीं मानोगे, मैं एक बिज़नेस डील थी बहुत इंपॉर्टेंट, जब अभी रिसेंटली मैं मलेशिया गया था, तो मैं मेडिटेशंस लेके चला था अपने साथ, होली बुक की तरह हो गई, मेडिटेशंस लेके चल रहा था, एंड बीच में खोला और मैंने पढ़ा, 2 लाइन पढ़ी, और मेरा दिमाग में, मैं थोड़ा नर्वस था उस मीटिंग को लेके, बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मैं एफएमसीजी इंडस्ट्री में घुस रहा हूँ, तो उसके लिए नई इंडस्ट्री थी, इन्वेस्टर्स से कैसे बात करेंगे, तो मैंने पढ़ा कुछ, मेरे को याद नहीं मैंने क्या पढ़ा, बट पढ़ा, और उसने ऐसा मेरे को मूव किया ना, ऐसा मूव किया, मैं फ़्लाइट में था उस दौरान, डोमेस्टिक फ़्लाइट में था मलेशिया की, ऐसा मूव किया, मैं गया एंड वी क्लोज दैट डील, वी गॉट वॉट वी वॉन्टेड। और वो इतना ज़्यादा खूबसूरत था ना, मेरे को लगा यार 2 लाइन मैंने तो रैंडमली खोला, अब तुम इसको फेट कहो, किस्मत कहो, लक करो, कहो जो तुम्हारे ऊपर है, बट इट्स सो वियर्ड कि एक इंसान ने अपनी पर्सनल चीज़ें लिखी, वो चीज़ एक इंसान, दूसरा इंसान पढ़ के, इंडिया में इतने हज़ारों साल बाद पढ़ के अपनी लाइफ में लगा रहा है, और उसको वो जो चाहिए था वो मिल गया, जो वो अचीव करना चाह रहा था वो हो गया, राइट। और ऐसे पता नहीं ना जाने कितने राजाओं ने, कितने फिलोसफर्स ने कितनी खूबसूरत चीज़ें लिखी होंगी, जो शायद डिस्ट्रॉय हो गई, जो शायद पब्लिकली नहीं आ पाई, जो शायद अभी भी कहीं पे ज़मीन में या कहीं किसी संदूक में दफन हुई पड़ी हैं, छुपी पड़ी हैं, किसी लाइब्रेरी में किनारे में पड़ी हैं, जो लाइफ वर्ल्ड चेंजिंग हो सकती है। तो हाँ, ये है एक छोटी सी चीज़। मेजर थीम्स अगर हम इनकी किताब का देख लें, मेडिटेशन का, सबसे पहले वर्चू एंड रीजन। मार्कस ऑरेलियस ने कहा ट्रू हैप्पीनेस आपके मॉरल कैरेक्टर से आती है, आपके वेल्थ या स्टेटस से नहीं आती। आप कैसे इंसान हो, आपको लोग प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, आप लोगों के लिए खड़े रहते हो कि नहीं रहते हो, आप एक खुश मिजाज इंसान हो कि नहीं हो, क्या आप लोगों को परेशान करते हो, क्या आप लोगों को बुली करते हो, क्या आप लोगों का मजाक उड़ाते हो, कैसे इंसान हो। वेल्थ से कुछ नहीं होने वाला, स्टेटस से कुछ नहीं होने वाला। तो भाई इसका मतलब ये भी नहीं पैसा कमाना छोड़ दे, नहीं भाई, मनी इज़ नॉट अ गोल, मनी इज़ अ टूल, मनी इज़ अ टूल टू बाय योर फ्रीडम। अपनी फ्रीडम अगर लेनी है, एक पीसफुल लाइफ जीनी है, तो पैसा ज़रूरी है। कभी भी पैसे को निगलेक्ट मत करना, बहुत गंदे लग जाएंगे, रहे इस दुनिया में रहो, रहे सिस्टम में रहो। मार्कस ऑरेलियस ने भी ये नहीं कहा कि मैं खाना पीना छोड़ दूंगा, मैं तो रोड पे जाके रहूँगा, नहीं 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 नहीं, मार दिया था किसी ने उन्हें। उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी और उतने में जिए जितने में उनको सही लगता था, उनके पास उनकी फ्रीडम पूरी थी, उन्होंने पैसे को टूल की तरह इस्तेमाल किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो भी लोग बोलते हैं कि भाई फ़िलॉसफी पढ़ना मतलब मोह माया से दूर जाना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। फ़िलॉसफी पढ़ना मतलब मोह माया को समझना और ट्रैप से बचना, राइट। क्योंकि मेरे को बहुत लोग मिस्टेक कर जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं फ़िलॉसफी पढ़ता हूँ तो मैं बिज़नेस क्यों करता हूँ, मैं एंटरप्रेन्योरशिप क्यों करता हूँ। भाई मैं बेटर बनाऊँ बिज़नेस में, मैं एंटरप्रेन्योरशिप में बेटर बनाऊँ, मैं अपनी लाइफ में फ्रीडम ले पाया हूँ, मैं अपने आसपास के लोगों को अच्छी लाइफ दे पाया हूँ। दैट इज़ वॉट माई फिलॉसफी इज़, दैट इज़ हाउ आई लिव। शायद आप किसी और को देखते हो, आपको किसी और की स्टोरी अच्छी लगती हो, दोज आर देम, आई एम मी, मेरी लाइफ अलग है, मैं अलग तरीके से इनकॉर्पोरेट करता हूँ। बहरहाल, तो पहली चीज़ वर्च्यू और रीजन से जियो, राइट। दूसरा इम्परमानेंस, कि सब कुछ टेम्परेरी है, इंक्लूडिंग पेन एंड प्लेजर, सब टेम्परेरी है। और सबसे बड़ी टेम्परेरी चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी है। अगर तुम परेशान हो तो भी उस परेशानी से बाहर आओगे, अगर तुम खुश हो तो ज़्यादा उड़ने, बोलते हैं ना, ज़्यादा उड़ो मत। अगर धक्का पड़ा, पंख कटे तो इतने बुरे कटेंगे कि जाके गिरोगे, बहुत बुरी क्रैश लैंडिंग हुई तुम्हारी। तो रियलाइज दिस, एवरीथिंग इज़ इम्परमानेंट। खुशी हमेशा नहीं रहेगी, कभी भी आ सकती है, कभी भी जा सकती है। और तीसरा कॉस्मिक पर्सपेक्टिव, इंसान की ज़िंदगी इतनी सी है, बड़े से नेचुरल ऑर्डर में। कहते हैं ना, मैं एक एक्सरसाइज देता हूँ, अगर परेशान हो या मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मेरी ज़िंदगी वैसी है, उसकी ज़िंदगी देखो, इसकी ज़िंदगी देखो, तो बोलो जूम आउट करो अपनी ज़िंदगी में। समझ लो ये जो छत है ना, तुम्हारे सर के ऊपर छत है कुछ, उसको ऐसे कट कर दो, छत को कट कर दो, सबकी पूरी, समझ लो तुम्हारे 10 किलोमीटर रेडियस में जितने घर है सबकी छतें बिल्डिंगों की कट हो गई, और तुम जूम आउट करके एक ईगल्स आई पर्सपेक्टिव, बर्ड्स आई पर्सपेक्टिव से देख रहे हो ऊपर से। किसी की कुछ परेशानी चल रही होगी, किसी का झगड़ा चल रहा होगा, किसी की मारपीट चल रही होगी, किसी का ब्रेकअप चल रहा होगा, किसी का कोई रहा नहीं, किसी का कोई ख़त्म हो गया, किसी की नौकरी चली गई, सब परेशान है।
तुम्हारी परेशानी क्या है इस बड़े से नेचर, और तुम एक छोटे से गोले पे हो, बोलते हैं ना कार्ल सेगन पेल ब्लू डॉट। इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं रिसेंटली एक पॉडकास्ट आया है या आ गया होगा, अभी तक मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये डालूंगा मोस्ट प्रॉब्ली आ गया होगा, तो मेरे कम्युनिटी पोस्ट में वो होगा। उस पॉडकास्ट में भी मैंने इसके बारे में बात करी, होस्ट से जो मैं बात कर रहा था, ये कॉन्सेप्ट अ पेल ब्लू डॉट। और फाइनली मेडिटेशंस आपको बताता है सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड डेली प्रैक्टिस की स्टोइसिज्म को एक डेली मेंटल एक्सरसाइज की तरह रहो, रोज़ अपने ऊपर अप्लाई करना है। मेडिटेशंस लो, किताब ले लो, थोड़ा सा उठाओ पढ़ो, थोड़ा सा उठाओ समझो, यहाँ पे लिंक रहेगा कहीं पे, आई डोंट नो, लगाया होगा, समझो, एक लाइन लो, समझने की कोशिश करो। हमेशा अपने आप को रिमाइंड करवाते रहो क्या तुम्हारे कंट्रोल में है, क्या तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। एग्जाम्पल ले सकते हो, जब आप उठते हो बिस्तर में सुबह सुबह, कैसे उठते हो? परेशान उठते हो, तकलीफ़ में उठते हो, रोते हुए उठते, अरे यार फिर वही, अरे यार फिर वही ज़िंदगी, फिर यार फिर, तो पर्सपेक्टिव चेंज करो भाई। सब इंसान काम कर रहे हैं। आई एम ऑल्सो वेकिंग अप एज ए ह्यूमन बींग। मैं अपनी लाइफ को उठ के आज बेटर करने की कोशिश करूँगा। हर दिन कुछ कुछ बेटर करो, कुछ परसेंट बेटर करो। एटॉमिक हैबिट्स में बोलते हैं ना, कुछ परसेंट बेटर करो, एक जे कर्व बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, फिर वो बेटर होते 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 इतना बेटर हो जाएगा कि तुम बेस्ट बन जाओगे उसमें। रोज़ उठो, रोज़ करो, रोज़ समझो, रोज़ पढ़ो, रोज़ अपने स्ट्रगल्स को रिफाइन करने की कोशिश करो, एंड माई फ्रेंड यू विल विन। तो थोड़ा सा इनका जल्दी से इन्फ्लुएंस और लेगेसी पढ़ लेते हैं, वैसे तो आगे हम विस्तार से समझाएंगे, बट मार्कस ऑरेलियस की जो स्टोइक टीचिंग्स थी वो कुछ इन फिलोसफर्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर गई। जैसे मिशेल दे मोंटाइग्ना, ये जो फ्रेंच फिलोसफर थे, इन्होंने इनकी फ़िलासफ़ी ली, इसको रिफ़ाइन किया, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस पे बात करी। फ्रीडरिख नीचा, अमोर फाटी का कॉन्सेप्ट, लाइफ के चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, मार्कस ऑरेलियस से सीखा। और मॉडर्न स्टोइक्स आप देख रहे हैं, रयान हॉलिडे, डोनाल्ड रॉबर्टसन, ये लोग जो आजकल लोग हैं और कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, तो ये लोग कैसे मॉडर्न लाइफ में आप स्टोइसिज्म अप्लाई कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। और मॉडर्न इन्फ्लुएंस, प्रैक्टिकल इन्फ्लुएंस क्या है भाई? लीडरशिप टैक्टिक्स पे बहुत मार्कस ऑरेलियस की चीज़ों ने हेल्प करी है कि हाउ यू कैन बिकम अ बेटर लीडर। लीडरशिप स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं। बाकी जो CBT होती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, साइकोलॉजी में जो होता है, मेंटली इल लोगों की मदद करने की, या जिन लोगों को परेशानी चल रही है, जो इमोशनली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उन लोगों की मदद करने के लिए मार्कस ऑरेलियस के कॉन्सेप्ट आज की डेट पे भी साइको एनालिसिस में यूज़ होते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी कहानी कि कैसे ये अप्लाई करते थे अपनी फिलॉसफीज अपने ऊपर। एक बार पूरे दरबार चल रहा था, प्रोसीडिंग्स चल रही थी, और वहाँ पे एक स्लेव ने बदतमीज़ी करी मार्कस ऑरेलियस के साथ, शायद गाली गलौज करी। भाई स्लेव रोमन एम्परर के साथ, राजा के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, क्या पनिशमेंट हो सकती है? मार दिया जाए, काट दिया जाए, चील कव्वों को खिला दिया जाए, समुंदर में बहा दिया जाए। मार्कस ऑरेलियस ने बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करना है कुछ। अगर मैं किसी की भी बात से ऑफेंड हो जाऊं तो मतलब मैं कमज़ोर हूँ, और अगर मैं कमज़ोर हूँ मतलब आई एम नॉट फिट टू रूल। तो मैं इतनी बड़ी जनसंख्या कैसे चलाऊँगा? और ये इनकी कोर टीचिंग थी। इन्होंने यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल लिखा, और ये हुआ है, ये केस हुआ था। और कुछ तो ऐसे भी केसेस हुए थे कि जो चोरी, हम आगे मैं एनेक्डोट डालने की कोशिश करूँगा कि भाई जो चोर था उसने चोरी करी, उसको इन्होंने पनिशमेंट नहीं दी, इन्होंने उसको एक हायर रैंक में डाल दिया, जनरल, और सबसे कारगर जनरल साबित हुआ था रोमन एम्पायर का, वन ऑफ द। लेकिन उसने करी थी चोरी, या वो था, या तो वो शायद कोई मर्चेंट था, जो भी था, बट देयर वॉज ए स्टोरी कि वो भरोसा बहुत लोगों में, इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भरोसा करते थे लोगों के ऊपर कि कोई बात नहीं मित्र, एक और मौका दिया जाए, कोई बात नहीं, एक और मौका दिया जाए। पार्ट 3 में अगर हम लोग की फिलोसॉफिकल थीम्स समझ लें मेडिटेशंस की क्या थी, तो सबसे पहला तो इन्होंने वर्चू को डिफाइन किया हुआ है हर एक फेज़ में, बहुत अच्छे तरीके से बाखूबी इन्होंने कोशिश करी वर्चूज़ को समझाएं। मॉरल एक्सेलेंस क्या होता है, रीज़न के साथ कैसे जीना है, हाउ यू कैन लिव इन अलाइनमेंट विद रीज़न, व्हाट इज़ ट्रू हैप्पीनेस, यूडाइमोनिया क्या होता है, और ट्रू हैप्पीनेस आती कैसी है? वर्चुअसली जियोगे, वेल्थ और प्लेजर में ज़्यादा नहीं पड़ोगे, प्लेजर में पर्टिकुलरली ज़्यादा नहीं पड़ोगे, यू विल लिव अ गुड लाइफ, ब्यूटिफुल लाइफ। नाउ द थिंग इज़, वर्चू ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के कंट्रोल में है, ये हमेशा याद रखना। तो अपने गुण अपने हाथ में कंट्रोल कर सकते हो, बाकी चीज़ें आर आउट ऑफ योर कंट्रोल। डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल का फैक्टर हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने फोर कार्डिनल वर्च्यूज़ को समझाया हुआ है। अभी तक तो हमने एक बेसिक ओवरव्यू लिया था, अब थोड़ा सा हम एग्जाम्पल्स के साथ
4 कार्डिनल वर्च्यूज़ को समझ लेते हैं जो कि फाउंडेशन है ऑफ अ गुड मॉरल लाइफ। बेहतर जिंदगी जीनी, इन चारों को समझ लो। सबसे पहले तो विजडम आता है, विच इज सोफिया, राइट। फिलोसोफिया, लव फॉर विजडम, फिलोसफी, यहीं से वर्ड आया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ विजडम में यह आती है कि तुम्हें सही जजमेंट आना बहुत ज़रूरी है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या इंडिफरेंट है, यहाँ जस्टिस होनी चाहिए, यहाँ जस्टिस नहीं होनी चाहिए, यहाँ तर्क वितर्क हो रहा है, यहाँ तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी भी एक्सटर्नल सिचुएशन को लेके डिस्ट्रेस हो, उसको लेके पेन है, तो यू शुड नॉट जज इट कि भाई इस वजह से ये एक्सटर्नल सिचुएशन हुई है या इस इंसान की वजह से ये मेरे ऊपर हुआ है, लागू हुई है। हो सकता है कि तुम अपनी फीलिंग्स, आप अपने इमोशंस कंट्रोल ना कर पा रहे हो, तो आपकी ज़िंदगी में वो परेशानियाँ आ रखी हैं। ये सब मन भिड़ंत चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पे विजडम आ गई, यहाँ सोफिया आ गया कि आपने विजडम के साथ, दिमाग के साथ आपने उस चीज़ को काउंटर किया, उस चीज़ को समझा। दूसरा इज करेज, विच इज़ आंद्रिया, कि आप अपने फियर्स को फेस कर रहे हैं, स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकत, शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं उन फियर्स को रिजॉल्व करने के लिए। और करेज मतलब ये नहीं सिर्फ फिजिकल ब्रेवरी कि भाई हम फिजिकली ब्रेव है, भाई हम डट के खड़े हो गए, हम तो मतलब समझ रहे हो, हम मार पीट कर रहे हैं एकदम ब्रेवरी के साथ, हमने तो छुरा बंदूक निकाल ली। नहीं भाई, इट इज़ मोर अबाउट मॉरल इंटीग्रिटी, कि तुम अपने ही अंदर जो तुम्हारे डीमंस हैं, तुम्हारे थॉट्स हैं, तुम्हारी परेशानियां, उनसे लड़ना जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस करेज इज़ नॉट ओनली अबाउट कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, तुम्हें देख के लोग डर, बट इट इज़ मोर अबाउट कि आपके माइंड के ऊपर आपकी पावर है। और जिस दिन तुमने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली कि आउटसाइड इवेंट्स कैन नॉट अफेक्ट यू, उस दिन यू आर करेजियस। उस दिन आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाएगी, आपके अंदर एक रेजिलियंस आ जाएगी। उस दिन यू विल हैव दैट एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी टू ग्रो इन लाइफ। फिर आता है जस्टिस, डाइकोसाइन। और सिंपल भाषा में अगर हम बताएं कि दूसरों को इक्वालिटी के साथ ट्रीट करो, फेयरनेस के ट्रीट, ज़्यादा इसका मीनिंग ही निकल के आएगा, फेयरनेस से ट्रीट करो, रिस्पेक्ट से ट्रीट करो। और जस्टिस मतलब लीगल मैटर्स में जस्टिस नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी तुम डे टू डे अपने आप को कैसे कैरी कर रहे हो, वो भी जस्टिस बहुत होती है। मतलब जैसे लेट से कोई इंसान है उल्टा सीधा बक रहा है, ठीक है, रोड के ऊपर नहीं होते जो होमलेस लोग होते हैं, उल्टी सीधी गाली गलौज करते हुए चलते हैं, हम उसको जज करेंगे, दैट इज़ नॉट डूइंग जस्टिस टू हिम। हो सकता है उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ, हो सकता है वो एक बहुत बड़े मेंटल एडवर्सिटी से गुजर के निकला हो, बहुत बड़ी मेंटल सिचुएशन से गुजर के निकला हो, जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई, पता नहीं कितने लोग उसको दिन भर में मारते पीटते होंगे, तो उस वजह से वो ऐसे करते हुए जा रहा है। तो हम उसको जज नहीं कर सकते, या ये तो चल रहा है तो पी के रखते हैं, तो सारे एक जैसे ही होते हैं, ये तो वो सोल्यूशन सूंघते हैं, ये तो शराबी होते हैं, नशा करते हैं, तो नशा मुक्ति ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों की वजह से आप अपने माइंड को ऐसा बना लेते हैं कि आप जज करना शुरू करते हैं। तो पर्सनल लेवल पे भी जजमेंट नहीं होनी चाहिए। चौथा आता है टेम्परेंस, विच इज़ सोफ्रोसाइन। इट इज़ एज सिंपल एज प्रैक्टिसिंग सेल्फ कंट्रोल एंड मॉडरेशन। हर चीज़ मॉडरेशन में होनी चाहिए, एक सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, और वो छोटे से छोटे चीज़ों में हो सकता है। वैसे मुझे अभी भी याद है 1-1.5 महीने पहले मैं कोको कोला 2 लीटर आई थी घर में, 2 लीटर की 2 लीटर 1.5 घंटे के अंदर अंदर गटक गया। अब तुम बोलोगे बड़ा बेसिक से एग्जाम्पल है, बट हाँ, दिस इज़ व्हाट सेल्फ कंट्रोल इज। मुझे प्लेजर मिल रहा था, मैं पीता चला गया, और जो दूसरे दिन हालत हुई वो बात ही अलग थी। बट पॉइंट टू बी मेड इज़ कि अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, और आपकी हैप्पीनेस, आपकी ज़िंदगी की खुशहाली आपके थॉट से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है। अगर आपका कंट्रोल आपके माइंड के ऊपर नहीं होगा तो भाई साहब बहुत दिक्कत वाली बात है, ज़िंदगी में आगे बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। फिर मार्कस ऑरेलियस ने मॉरल सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर बात करी, विच इज़ कि आपको अपने फेलियर्स इस तरीके से नहीं डिसाइड करने कि मैं फेल हो गया, मेरी मॉरल वर्थ ख़राब है, मेरी कोई औकात ही नहीं है, और मैं तभी सक्सेसफुल होऊंगा जब एक्सटर्नली लोग मुझे कहेंगे कि मैं सक्सेसफुल हूँ। जैसे मार्कस ऑरेलियस ये कहते थे कि लोगों की वैलिडेशन की मुझे ज़रूरत नहीं है एक्सटर्नली, कि लोग मुझे कहें आई एम ए गुड एम्परर, आई एम अ जस्ट पर्सन, मेरे पास विजडम है, मेरे पास करेज है, मेरे पास जो है मैं सही दिमाग तर्क वितर्क करके मैं जस्टिस के साथ लोगों की मदद करता हूँ, मेरे पास टेम्परेंस है, मुझे पता है मैं कैसे जीता हूँ, मुझे सामने वाले को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। और ये सोशल मीडिया पे बहुत होता है। मेरा ही केस ले लो, मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, आप लोग छोटा सा पार्ट देखते हो मेरी लाइफ का, या तुम किसी और क्रिएटर का, या कोई और हो गया, कोई और लेट से कोई एथलीट है, कोई एक्टर है, छोटा सा पार्ट देखते हो, यू डू नॉट नो अबाउट हिज लाइफ, तो यू कैन नॉट पास अ जजमेंट, राइट। तो फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए।
स्टार्टिंग में पड़ता था फ़र्क, अब नहीं पड़ता फ़र्क कि लोग तो जब जानते ही नहीं। और एक्सटर्नली अगर मैं अपनी मॉरल वर्थ लेने चला गया तो भाई सब लोग मेरे को उखाड़ने और फोड़ने के लिए निकल पड़ेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा इन्होंने कहा कि वर्चू एक ऐसी चीज़ है, एकमात्र ऐसी चीज़ है जो इंसान की पर्सनल मॉरल स्टैंडिंग बताता है। इंसान कैसा है, इंसान अच्छा है, इंसान बुरा है, इंसान का दिमाग किस तरीके से चलता है। तो वर्चू ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, गुण ही तो हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ही तो हैं जो एक इंसान को एक्सप्लेन करेगी। तीसरे इन्होंने कहा कि बहुत लोग कहते हैं ना कि भाई उसको तो फेम मिल गई, उसकी किस्मत अच्छी थी, या तो गरीब है उसकी किस्मत ख़राब थी। नहीं भाई, हर चीज़ मॉरली न्यूट्रल है, भले ही वो फेम हो, वेल्थ हो, या फिर वो पॉवर्टी या सफरिंग हो। एवरीथिंग इज़ मॉरली न्यूट्रल। किसी को आप गुड, बैड, ईविल या गुड में कंपैरिजन नहीं क्रिएट कर सकते हो। एवरीथिंग हैज़ अ बेस लाइन। जो हमने हिडोनिक कर्व के बारे में बात करी था, हिडोनिक ट्रेडमिल के बारे में बात करी थी, उसकी तरह हो जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इन्होंने मार्कस ऑरेलियस ने भी कहा था, विच वॉज अ मैन शुड बी अपराइट नॉट केप्ट अपराइट। एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ड्यूटी बनती है, वो खुद पे खुद सीधा चले। और सीधा मतलब पोस्चर सीधा करके नहीं, बट लाइफ में सीधा चले। उसको एक्सटर्नली किसी को ज़रूरत ना पड़नी चाहिए कि सामने से कोई बंदा आके उसको बोले कि भाई तुम्हें सीधा चलना है, तुम्हारा पथ खो रहा है, तुम्हें अपने पथ पे चलते जाना है, अपनी पगडंडी को भूलो मत। इंसान को खुद अपने आप, एक आदमी को खुद अपने आप, मैन मतलब दोनों, मैन वुमन, उस टाइम पे ऐसे डिफरेंशिएशन नहीं होता था मैन वुमन, अपने आप चलना बहुत ज़रूरी है। बाकी इनका डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल तो आया ही है कि भाई ट्रू पीस उसी से आता है जिस चीज़ को अब तुम कंट्रोल कर सकते हो। यू हैव द, जिस पे इन्होंने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड नॉट आउटसाइड इवेंट्स, रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ, एज सिंपल एज दैट। इसको कहीं लिख लो। अगर तुम बहुत एग्रेसिव इंसान हो, तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, मेरे को जैसे बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, तो ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छी होती हैं कभी कभार ना, हेल्प करने के लिए। हम भी इंसान हैं भाई, एक्सेप्ट करते हैं। तो मेडिटेशंस उठाओ, मार्क कर लो, मार्कर्स लगा लो, उसके अंदर उठाओ और ऐसी लाइनें पढ़ो। भाई स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, समझ जाओ कि यू हैव पावर ओवर योर माइंड। तुम्हारे माइंड के ऊपर पावर है, लेकिन तुम बाहर के इवेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब चूंकि तुम बाहर के इवेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम्हारी रियलिटी में शायद वो एग्जिस्ट करे ना करे, तुम उसको लक फैक्टर कह सकते हो, वो अलग चीज़ है, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट केस। बट डो नॉट गेट स्वेड अवे बाय ऑल ऑफ दिस, मतलब बहते मत चले जाओ इन सब की वजह से। फिर उन्होंने सिंपल कहा कि भाई एक्सेप्ट करो व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल। जो चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते, जो तुम्हारे इवेंट्स के आउटसाइड हैं, कोई फ़ायदा नहीं उनके बारे में सोच के। इन्होंने कामनेस के ऊपर जब बात करी, अपैथिया के ऊपर बात करी, तो इन्होंने कहा कि भाई कोई भी जो इवेंट तुम्हारे साथ हो रहा है, और अपैथिया मतलब कामनेस होता है कि भाई किसी भी इवेंट को तुम एक्सेप्ट कर रहे हो विदाउट एनी फॉर्म ऑफ रिमोर्स, सैडनेस, गिल्ट, अंदर में परेशानी, अंदर में फ्रस्ट्रेशन, अंदर में दुख के साथ मत करो, खुशी करो, एक काम फीलिंग के साथ करो, उसको न्योता दो, आजा भाई मैं तो तैयार था। फेट जो होती है ना, तुम उसको किस्मत कह लो, तुम उसको डेस्टिनी कह लो, वो धप्पा करने की कोशिश करती है। ये देख, क्या तू एक्सपेक्ट कर रहा था कि तेरे साथ ये होने वाला है? तो तुम्हें ऐसा बनना है कि तुम बोलो नहीं भाई, हमको तो पता था, ये नहीं पता था क्या होने वाला है, लेकिन पता था कुछ ना कुछ होगा, हम तुम्हारी चालाकियों को जानते हैं, आजा कोई नहीं। तो फेट भी घबरा जाती है, एंड बाई फेट आई मीन अपॉर्चुनिटीज़ घबरा जाती हैं। अरे भाई इस बंदे को तो पता था, अरे भाई ये बंदा तो 2 कदम आगे चलता है, अरे भाई हम तो ऐसा सोच रहे थे, अरे भाई ये तो ये हो गया। तो यू शुड ऑलवेज वेलकम योर फेट विद ओपन आर्म्स, इनका ये कहना था। बाजुओं खोलो, गले लगा लो, फेट भी घबरा जाएगी। इस पर इन्होंने कहा, और मार्कस ऑरेलियस ने, डू नॉट वेस्ट वॉट रिमेन्स ऑफ योर लाइफ इन स्पेकुलेटिंग अबाउट योर नेबर्स। आसपास क्या चल रहा है, बगल वालों के साथ क्या चल रहा है। अपनी ज़िंदगी बची है, उसका इस्तेमाल करिए। अपनी ज़िंदगी बची है, उसमें वर्चुअस बनिए, खुशहाल बनिए, सोफ्रोसाइन लाइए, यूडाइमोनिया लाइए, ये जो है अपैथिया लाइए, कामनेस लाइए। क्यों दोस्तों में उंगली करने की आदत है? अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है क्या? अपनी ज़िंदगी पे ध्यान नहीं दे सकते? दूसरों को फाड़ने में बड़ा मज़ा आता है, दूसरों को नीचे खींचने में बड़ा मज़ा आता है, दूसरों के फेलियर्स पे हंसने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के कितने लगे पड़े हैं उसके बारे में बात मत करो भाई। अगर बात कर दी तो मुझे अटैक क्यों किया जा रहा है? तो इस चीज़ को सुधारना बहुत ज़रूरी है। फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें फ्रीडम चाहिए लाइफ में, जो फ्रीडम का ट्रू मीनिंग होता है, वो मीनिंग तभी आएगा जब तुम अपने इनर सेल्फ को मास्टर कर लोगे। यू अटेन इनर मास्टरी। अगर आपको वेल्थ चाहिए, पावर चाहिए, वेल्थ और पावर को एक्सरसाइज करना है, खुशहाल रहना अपनी ज़िंदगी में, वो सब मीनिंगलेस है
अगर आपके अपने अंदर मास्टरी नहीं है, आपके अंदर इंटरनल मास्टरी नहीं है, और वो फ्रीडम तभी आती है जब आप अपने रिएक्शंस को, अपने माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस पर उन्होंने कहा यू कुड लीव लाइफ राइट नाउ, लेट दैट डिटरमाइन वॉट यू डू एंड से एंड थिंक। फिर एक इनका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसको एलैबोरेट करता है विच इज़ अमोर फाती, एक्सेप्टेंस ऑफ फेट, जिसमें उन्होंने कहा कि यूनिवर्स जो कॉस्मोस है उसका एक इट इज़ गवर्न बाय लोगोस विच इज़ अ डिवाइन रीजन। एक डिवाइन रीजन की वजह से ये यूनिवर्स इनटू एग्जिस्टेंस आया है। हर चीज़ नेचुरल ऑर्डर की वजह से होती है, हर चीज़ एक रैशनल ऑर्डर की वजह से होती है। तुमको लगता है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में केओस है, बट यहाँ पे इस केओस में भी ऑर्डर है जिसको तुम ढूंढ नहीं सकते। यहाँ पे एक बहुत महान सवाल आ जाता है, क्या मैथमेटिक्स इंसान खुद बनाता है या वो पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं और फिर उन पैटर्न्स को हम सिर्फ ढूंढते हैं? तो ये सवाल है, आप जवाब कॉमेंट्स में दे सकते हैं। क्या मैथमेटिक्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। फिर एक्सेप्टिंग फेट मीन्स, अगर आप फेट को एक्सेप्ट कर रहे हो मतलब आप यूनिवर्स के ऑर्डर को एक्सेप्ट कर रहे हो, डिवाइन रीजनिंग को एक्सेप्ट कर रहे हो। अब आप उसको गॉड कह लो, अब आप उसको डिवाइन बीइंग कह लो, उसका एक्सेप्टेंस। इसका एग्जाम्पल इन्होंने कहा, वॉट एवर हैपन्स एट ऑल हैपन्स एज इट शुड, यू विल फाइंड दिस ट्रू इफ यू वॉच नैरली। अगर आप ध्यान से देखो, जो होता है वो होगा ही, जो होना है वो होगा, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो उसके अंदर एक सत्य दिखेगा, उसके अंदर एक ऑथेंटिसिटी दिखेगी, उसके अंदर एक क्रेडिबिलिटी दिखेगी, उसके अंदर एक ट्रुथ दिखेगी। और वही होता है अमोर फाती, जिसको इन्होंने आगे लव ऑफ फेट, एक्सेप्टेंस ऑफ फेट भी एग्जाम लोग इसको, इन्होंने खुद भी एक्सेप्टेंस ऑफ फेट एक तरफ हो गया और एक हो गया लव ऑफ फेट। और मार्कस ऑरेलियस ये नहीं कहते कि भाई अपनी फेट को टॉलरेट करो कि भाई ठीक है जो हो रहा है हो रहा है, टॉलरेट कर रहे हैं किसी तरह। जैसे होता है ना, बच्चे, इरिटेटिंग बच्चे होते हैं, ट्रेन में बस में चढ़ जाते हैं, हम टॉलरेट करते हैं। इनका ये कहना था एम्ब्रेस कर लो, गले लगा लो, रोता हुआ बच्चा खुद चुप हो जाएगा। अगर कुछ होना है, अगर कुछ हुआ तो समझ लो वो होना ही था, तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। अगर तुम कुछ चेंजेस करते तब भी वहीं पे पहुंचते हैं। अब ये फ्री विल, डिटर्मिनिज्म, फ्री विल एग्जिस्ट और नॉट, कि फिर हमारी फ्री विल ही क्या हुई, इस पे आ जाता है सवाल, आ जाता है। बट ये एक तरीके से एस्केप भी समझ सकते हैं आप, कि अपनी मिजरी से एस्केप करने का भाई कुछ ना कुछ तो ढूंढना होगा। कोई एग्जिस्टेंशलिज्म करता है, कोई एब्सर्डिज्म करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई रिलीजन फॉलो करता है। तो आपका अपना वाई होना बहुत ज़रूरी है। इस पर उन्होंने कहा, वॉट हैपन्स टू ईच इंडिविजुअल इज ऑर्डेन्ड फॉर हिज वेलफेयर। जो हर एक इंसान के साथ जो चीज़ होती है उसके भले के लिए ही होती है। हर चीज़ का कुछ ना कुछ एट द एंड ऑफ द डे भला ही होता है। आगे बढ़ते हुए इन्होंने डेथ के बारे में कहा, क्योंकि डेथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब तो चलो बीमारियों का इलाज, उस वक्त तो बीमारियों का इलाज भी नहीं होता था, छोटा सा बुखार जुकाम हुआ इंसान मर सकता था। तो इन्होंने तो डेथ को ना एक ईविल चीज़ की तरह देखा जाता था। तो इन्होंने कहा डेथ ईविल नहीं है भाई, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। तुम पैदा हुए, तुम मरोगे। अगर तुम डरने लग गए मौत से तो वो ना इरैशनल हो गया, मतलब वो बेवकूफ़ी वाली बात होगी, क्योंकि तुम नेचुरल प्रोसेस जो है यूनिवर्स का, वर्ल्ड का, उसको क्वेश्चन कर रहे हो, चाह रहे हो वो ना हो। वो कैसे ना हो, वो तो होना ही है, वो तो नेचुरल प्रोसेस है। एवरीथिंग इज लीडिंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन। तुम सेब को भी बाहर रख दोगे वो सड़ जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। तुम कुछ खाओगे, वो सुबह कुछ और बन के बाहर निकलेगा, तो उसका फॉर्म ख़राब हो गया, वो कुछ ना कुछ बन गया, वो ख़त्म हो गया। अब तुम उसको बोल सकते हो ख़त्म हो गया, या तुम कह सकते हो उसका फॉर्म चेंज हो गया। अब यहाँ मोनिज्म, डुअलिज्म, माइंड बॉडी एग्जिस्ट करती है, सिर्फ माइंड या बॉडी एग्जिस्ट करती है, या बॉडी के बाद माइंड एग्जिस्ट करेगा, वो कॉन्सेप्ट हो गया अपने अपने, सबके हैं, सबके अपने सपने। बट ये एक नेचुरल साइकिल है, उसको एक्सेप्ट करो। एग्जाम्पल देते हुए इन्होंने यहाँ पे कहा, डेथ स्माइल्स एट अस ऑल अ मैन कैन डू इज स्माइल बैक। थोड़ा नीचे वाला हो गया, नीचे का कोट था, व्हेन यू स्टे लॉन्ग इनटू द एबिस स्टेयर्स बैक एट यू, ऐसे ही कुछ था। मैं बूचर कर देता हूँ कोट्स को, बट हाँ, जब डेथ तुम्हें देखे तुम घबराओ मत, तुम बोलो हाँ भाई हमें पता था। डेथ भी बोलेगी भाई बहुत पेन फ्री डेथ होगी तुम्हारी, मतलब सबकी डेथ होनी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी हो जाए, मतलब बता रहा हूँ, बुरा मत मान जाना, आई एम वेरी मॉर्बिड, कोई बात नहीं, बड़ा डायबॉलिकल स्टेटमेंट बोल दिया। बट पॉइंट टू बी मेड इज कि डेथ जब तुम्हें देख के तुम्हारी तरफ मुस्कुराए तो तुम्हें भी मुस्कुरा देना चाहिए। वो रोड़ी राठौड़ वाला है ना, वो मूछे, जब मौत मुझे देखती है तो मैं मूछ को ताव देते हुए कुछ या बचपन में देखी थी। ठीक है। फिर इन्होंने इम्परमानेंस
एंड द ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ के बारे में बात करी कि लाइफ कितनी इम्पर्मानेंट है। तो मार्कस ऑरेलियस ने कहा कि सब कुछ टेम्परेरी है। इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, इतना बड़ा राज्य बनाया, एक दिन सब खत्म हो जाएगा, हिस्ट्री में फेड अवे कर जाएगा, जो कि हुआ। रोमन एम्पायर एक दिन आया, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट और उसका म्यूल ड्राइवर जो उसका घुड़सवारी चलाता था या उसका जो गधा चलाता था कहीं पे कोने में खड़ा होके, दोनों मर गए। सेम चीज़, डेथ दोनों के साथ हुई। दोनों की लाइफ वॉज इम्परमानेंट। ये नहीं वो अलेक्जेंडर द ग्रेट इतना बड़ा था वो बच गया और उसका जो घोड़ा चलाने वाला था मर गया। सब एक दिन मरेंगे। तो इससे आता है कि भाई अटैचमेंट को लेट गो कर दो। क्यों अटैचमेंट रखना है जब पता ही ये सब कुछ टेम्परेरी है? ये अटैचमेंट रखना, ये जुड़ाव रखना मीनिंगलेस है। अटैचमेंट टू वेल्थ, प्लेजर और फेम सब कुछ मीनिंगलेस है, क्योंकि सब टेम्पररी, एक दिन चला जाएगा। ठीक है, एंजॉय करो उस मोमेंट में, उस चीज़ को, उस कॉन्सेप्ट को चेरिश करो, लेकिन अटैचमेंट रख के कोई फ़ायदा नहीं। इस पर उन्होंने कहा, थिंक ऑफ योर सेल्फ एज डेड, यू हैव लिव्ड योर लाइफ, नाउ टेक व्हाट्स लेफ्ट एंड लिव इट प्रॉपरली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और मैं चाहता हूँ ये चीज़ तुम खुद से समझो। अभी तक जो समझा खुद से समझो। मैं सब चीज़ें समझाऊंगा तो भैया स्पून फीडिंग वाली बात हो जाएगी। फाइनली इन्होंने कहा, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। पास्ट और फ्यूचर हमारी रीच से पूरी तरीके से बाहर है। जो अभी के मोमेंट्स हैं ना प्रेजेंट में, वही मैटर करते हैं, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने आप को प्रेजेंट से घेर लो। पीछे के बारे में मत सोचो, आगे के बारे में मत सोचो। जो लोग पूछते हैं मुझसे, आते हैं जब भी कॉल्स वगैरह पे आते हैं, बोलते हैं कि भाई पहले ऐसे हुआ था, आगे डर लगता है ऐसा ना हो जाए। वो छोड़ो, अभी तुम क्या कर रहे हो? अभी तो मैं सोच रहा हूँ इस चीज़ के बारे में। क्यों सोच रहे हो? टाइम वेस्ट कर रहे हो। यही हो गई वक्त की बर्बादी। तो उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। उसके बाद इनका कॉस्मोपॉलिटिनिज्म और यूनिटी ऑफ मैनकाइंड के ऊपर भरोसा था। ये बाउंड्रीज पे, बॉर्डर्स पे भरोसा नहीं करते थे। बट इनका, अभी तुम कहोगे भाई रोमन एम्पायर का राजा था, ऐसी बातें कर रहे हो। भाई उनको तो बचाना ज़रूरी था ना। नहीं बचाते तो कोई और इन्वेड कर देता, उनको भी ख़त्म कर देता। कम से कम इंसान रह के उसने अपने थॉट्स तो आगे बताए। तो इनका कहना था कि ह्यूमंस जो है एक बड़ी सी पिक्चर के छोटे से कैरेक्टर है, छोटे से साइड रोल पे हैं सारे इंसान। और ये मानते थे कि एक बड़ी सी कम्युनिटी का इंसान एक छोटा सा पार्ट है। इंसान सोशल बीइंग्स हैं, उनको हारमनी में रहना चाहिए। वो हमेशा चाहते थे कि हर किंगडम हाथ मिला के रहे, हर किंगडम एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के रहे। लेकिन नहीं, लोगों को लड़ना है, कॉलेज करना है, मार काट करनी है। तो एग्जाम्पल कि भाई जो चीज़ वापस से वही वाला इन्होंने कोटेशन जो है, व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर द हाइव इज़ नॉट गुड फॉर द बी। एज सिंपल एज दैट। बाकी क्या है ड्यूटी इनके जो मेडिटेशन में, कि देयर इज एवरी पर्सन साइंस अ ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी। आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, जो आपको सोसाइटी के प्रति दिखानी है। एक स्टोइक को सिर्फ वर्चुअसली एक्ट नहीं करना है, उसको कॉमन गुड के लिए एक्ट करना है, खुद को बेहतर करके अब लोगों की मदद करनी है। ये नहीं भाई खुद की मदद कर दी और उसके बाद आगे मतलब ही नहीं। लोगों को भी वो चीज़ें सिखानी है। और यहीं पे जस्टिस आता है, इंटीग्रिटी के साथ एक्ट करना, लोगों को इक्वली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। जिस पे उन्होंने कहा, एग्जाम्पल, इफ़ यू डू द जॉब इन अ प्रिंसिपल्ड वे विद डिलीजेंस, एनर्जी एंड पेशेंस, इफ़ यू कीप योर सेल्फ फ्री ऑफ डिस्ट्रैक्शंस एंड कीप द स्पिरिट इनसाइड यू अनडैमेज्ड, यू विल हैव लिव्ड अ गुड लाइफ। आप एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। अब ढंग से काम करें, डिलीजेंस से करें, अपनी पूरी शक्ति डाल के करें, पेशेंस से करें, तो आपके पास क्या होगा? यू विल बी फ्री ऑफ डिस्ट्रैक्शंस एंड आप अपनी स्पिरिट को अनडैमेज रखोगे। आप अपनी स्पिरिट को हानि नहीं पहुंचवाने दोगे और एक बेहतर ज़िंदगी जी पाओगे। फिर इनका नॉन जजमेंट और टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट, कि दूसरों के अंदर अगर फ्लॉज है तो उनको जज करके उनको उखेड़ो मत, उनको खदेड़ने की कोशिश मत करो। ये सबसे गलत चीज़ है। ये चीज़ समझ जाओ कि जो दूसरे लोग हैं, जब वो एक्ट करते हैं, वो अपनी नेचर और अपब्रिंगिंग की वजह से करते हैं। उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो बेचारे मासूम हैं, वो बेचारे फंस गए हैं। तो उनके साथ सिंपैथाइज़ करो या एम्पैथाइज़ करो और उनके ऊपर हाथ रख के बोलो कि भाई हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे लिए खड़े हैं। उनको धकेल के खदेड़ के कोई फ़ायदा नहीं। इस पर उन्होंने कहा, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग टेल योर सेल्फ, द पीपल आई डील विद टुडे विल बी मेडलिंग, अनग्रेटफुल, एरोगेंट, डिसऑनेस्ट, जेलस एंड सर्ली। बदमाश होंगे, गलत होंगे, हर तरीके का इंसान देखोगे। होता ही है, काम पे जाओ, ऑफिस जाओ, नौकरी पे जाओ, कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, कहीं पे भी जाओ, अपनी कोचिंग जाओ, जिम जाओ, इरिटेटिंग लोग होते हैं, अनग्रेटफुल, एरोगेंट, एटीट्यूड। बोलो बड़ा एटीट्यूड है, अरे बड़ा ही है।
अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखो, सुबह उठो तो बोल के उठो कि भाई ये लोग आएंगे, ये लोग मिलेंगे, इनसे ना मैं बच सकता। और वो भी वही चीज़ सोच के शायद देख रहे होंगे कि भाई तुम एरोगेंट लगते होंगे, क्योंकि तुम सोच रहे हो वो एरोगेंट है, एक दूसरे को एरोगेंट एनर्जी तुम पास करते रहते हो। तो पॉइंट टू बी मेड इज कि भाई अपना माइंड प्रिपेयर करके उठो कि तुमको आज दुख दर्द पीड़ा का सामना करना है, तुम्हारे हाथ में है, तुम अब कैसे करोगे। इमोशनल कंट्रोल और कामनेस होना अंदर में बहुत ज़रूरी है। पैथिया जो हमने पढ़ा उसको इलेबरेट कर देते हैं। हमारे अंदर इमोशनल रिएक्शंस क्रिएट होते हैं थॉट्स की वजह से। वो थॉट्स इसलिए क्योंकि हम ठीक से किसी भी इवेंट को इंटरप्रेट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, हम उसको गलत समझ लेते हैं और हमें लगता है कि ये जो इवेंट है, ये चीज़ हमारे साथ हुई, वो हमें डिस्टर्ब कर रही है, बट आप सोच नहीं पा रहे हो, सही पर्सपेक्टिव नहीं दे पा रहे हो। जिस पे उन्होंने कहा यू हैव पावर ओवर योर माइंड नॉट आउटसाइड इवेंट्स। अपने दिमाग पे पावर है। आउटसाइड इवेंट्स आर मेंट टू बी बैड। अब तुम उसको बैड ही टैग करोगे तो परेशानी है। आई डोंट नो जोको विलिंग का तुमने सुना है कि नहीं। जब वो आर्मी में थे तो उनका एक वो था कि ही इज़ अ नेवी सील। जोको विलिंग अगर टाइप करोगे JOCKOWILLIN के पॉडकास्ट है जिसमें वो बोलते हैं गुड, जो भी हो गुड, जैसा भी हो गुड, वील फिगर आउट। एग्जाम में फेल हो गए, गुड, एक और साल मिला पढ़ने के लिए। नौकरी नहीं मिल रही, गुड, मतलब मेरे अंदर कोई परेशानी है। या नौकरी नहीं मिल रही, गुड, एटलीस्ट मैंने अपने कोलीग्स की तरह चाटी नहीं। मेरे माँ बाप गरीब हैं, गुड, मेरी स्ट्रगल स्टोरी और बेटर बन सकती है। ये प्रॉब्लम है, गुड, ये वो प्रॉब्लम है, गुड, उससे क्या तुम बेहतर निकाल सकते हो। इसी से आता है डिटैचमेंट फ्रॉम प्रेज एंड क्रिटिसिज्म, कि भाई अप्रूवल लेना वीकनेस होती है। मैं अप्रूवल लूँगा, मेरी स्ट्रेंथ जो है, जब तक कोई मेरे को बाहर से प्रेज नहीं करेगा कि तुम सही काम कर रहे हो, तब तक मैं जो हूँ खुश नहीं रहूँगा। तो भाई तुम्हारे अंदर ट्रू स्ट्रेंथ आएगी कहाँ से? वो इनर कन्विक्शन से आती है, अंदर से। अगर ट्रू स्ट्रेंथ लानी है ना तो अंदर से आती है, अंदरूनी आवाज़ होनी चाहिए, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपनी काबिलियत पे, अपनी स्किल सेट्स पे भरोसा होना चाहिए। मेरे पापा जब तक नहीं बोलेंगे कि तू बेटा सही कर रहा है, भाई हम तो होते ना हमारे इंडियन माइंड नहीं, भाई हम माँ बाप के लिए दुनिया कुर्बान। अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन उनकी वैलिडेशन के लिए क्या कुर्बान भाई? वो तो कभी नहीं खुश होने वाले, पेरेंट्स कभी नहीं खुश होने वाले। अगर खुश हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि उनको खुद बेचारों को इतनी एक्सटर्नल नॉइजेज आ रही है ना, इसका बेटा वो, उसका बेटा ये, इसका बेटा वो, उसका बेटा वे, और बेटा ये, और हर दिन प्रतिदिन वो बार चेंज होता रहता है। वो स्टेटस को जो बोलते हैं चेंज होता रहता है। अब तुम सब कुछ तो नहीं बन सकते ना, तुम सब कुछ तो नहीं बन सकते। इस पे मार्कस ऑरेलियस ने कहा व्हेन मेन आर इनह्यूमन टेक केयर नॉट टू फील टूवर्ड्स देम एज दे डू रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स। इस पे मार्कस ऑरेलियस ने कहा व्हेन मेन आर इनह्यूमन टेक केयर नॉट टू फील टूवर्ड्स देम एज दे डू टूवर्ड अदर ह्यूमन। इसको लिंक करो। इंसान एक दूसरे के साथ कांड करता है, वही कांड उसके साथ होता है तो उसको लगता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैं अगर वही चीज़ किसी के साथ करूँ तो मैं क्या बुरा कर रहा हूँ? वो तो मेरे साथ ही बुरा कर रहा था ना। मेरे साथ बुरा हो जाता तो उस बुरे को बचाने के लिए मैंने किसी और के साथ बुरा कर दिया। ऐसी सिचुएशंस को यू शुड ऑलवेज बी रिस्पॉन्डिंग विथ कामनेस एंड रीजन, जो कि इनका नेक्स्ट पॉइंट है। किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को रैशनैलिटी और कामनेस के साथ अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है। तभी स्टोइक्स वर मेंट टू बी वेरी काम एंड वेरी रेजिलियंट। उनको तुम तोड़ नहीं सकते थे, कभी भी नहीं तोड़ सकते थे, क्योंकि उनका जवाब ही इतना सूदिंग निकलता था, उनका जवाब ही इतना काम निकलता था, इतना लॉजिकल निकलता था कि सामने वाला खुद शांत हो जाता था। जिस पे इन्होंने कहा हाउ मच मोर डैमेज एंगर एंड ग्रीफ डू दैन दी थिंग्स दैट कॉज देम। कितना डैमेज भाई! तुमको किसी ने भड़काया, तुम भड़क गए और उस गुस्से में तुमने अपने दिमाग की नस फाड़ ली। आई डोंट नो ब्रेन हैमरेज होता है कि नहीं ज़्यादा गुस्से से, बट ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है विच कैन कॉज ब्रेन हैमरेज। ऑब्वियसली ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। हो गया, क्या किया तुमने? अपने आप को डैमेज किया। अपने एनर्जी देखो ना, कभी सुबह उठो तुम फ्रेश उठते हो, घर में झगड़ा हो रहा है, मम्मी पापा से बहस हो गई, भाई बहन से बहस हो गई, या फ़ोन के ऊपर किसी से बहस हो गई, या कोई कोलीग से बहस हो गई, या कोई ऐसा मैसेज देख लिया, दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा। पूरा दिन ना अजीब सी एक नेगेटिव एनर्जी के साथ। आई डोंट नो इफ़ यू बिलीव इन ऑल ऑफ दिस, मैं भी इतना फर्म बिलीवर नहीं हूँ, बट एक नेगेटिविटी भर जाती है ऑल इन मैं शॉर्ट में ही कहना चाह रहा हूँ। तो लगता है ये क्या हो रहा है, कुछ तो
अंदर में परेशानी हो रही है, कुछ तो अंदर में बैठ गया, तो बहुत हानिकारक और घातक चीज़ होती है। आगे बढ़ते हुए इन्होंने कहा ये सब समझते हुए सेल्फ रिफ्लेक्शन और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बारे में जो पॉडकास्ट है, अगेन अगर वो अपलोड हो गया तो कम्युनिटी पोस्ट पे दिख जाएगा तुम्हें, वो पॉडकास्ट है, वो तुम देखोगे तो मैंने उसमें इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया, विच इज़ डेली एग्जामिनेशन थ्रू एक्शंस, कि किस तरीके से आप एक्शंस को डेली एग्जामिन कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, अपने थॉट्स को भी और अपने एक्शंस को भी कैसे एनालाइज कर सकते हो। मैंने वहाँ पे कुछ फ्री प्रोटोकॉल्स बताए हुए हैं, फ्री मेथडोलॉजीज, प्रेफर्ड मेथडोलॉजीज बताई हुई हैं, जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई करके एक अच्छे बेहतर इंसान बन सकते हैं। और मार्कस ऑरेलियस की पूरी ज़िंदगी इसमें बीती, वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन एक ड्यूटी की तरह उन्होंने बना लिया था। रोज़ सुबह उठूँगा, ये ड्यूटी मेरे को करनी है, आई नीड टू डू दिस डेली, जिसकी ये जर्नलिंग थी, जिसका ये मार्कस ऑरेलियस के मेडिटेशंस किताब निकली। इस पे इन्होंने कहा एट डेज फर्स्ट लाइट हैव इन रेडीनेस, उठो तैयारी के साथ उठो, दिमाग प्रिपेयर्ड उठो, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये होगा, ये परेशानी, वो परेशानी, ऐसी परेशानी है, तो यू विल नेवर फेल, यू विल स्टे रेजिलियंट। उसी से आता है लर्निंग फ्रॉम फेलियर। ये चीज़ मान लो मेरे दोस्त कि ग्रोथ का पार्ट फेलियर है। गलतियों से सीखो, उस पर रिग्रेट मत करो, उस पर पछताओ मत, उभरो, समझो। और ये एडवाइस दी मार्कस ऑरेलियस ने, पर्सनली समझो, मार्कस ऑरेलियस बोल रहे हैं तुमसे। फेल हुए, गलती करी, पछतावा मत रखो, रिमोर्स मत रखो, गिल्ट मत रखो, रिग्रेट मत रखो, उससे आगे बढ़ो। क्या सीख सकते हो, जो मैंने बताया ना, गुड, ऐसा कुछ कांड हुआ, तुम परेशान हो, तुम्हें लगता है गलती हुई, गुड, आगे क्या कर सकते हैं। इस पर उन्होंने कहा वेस्ट नो मोर टाइम आर्ग्यूइंग अबाउट व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन। ये आर्ग्यूमेंट छोड़ दो कि क्या होना चाहिए, अरे अच्छा आदमी तो ये होता है, अच्छा मर्द तो ये, अच्छा अच्छी औरत तो ये होती है, अच्छा स्टूडेंट ये होता है, अच्छा एम्प्लॉय ये होता है, अच्छा बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर ये होता है, अच्छा एक्टर, अच्छा पेंटर, अच्छा म्यूजिशियन ये होता है, अच्छा एथलीट ये होता है। नहीं 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 नहीं, बन के दिखाओ। कहानियाँ तो बहुत लोग बोल सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ है परसूट ऑफ प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। परफेक्शनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। कितने लोग मेरे पास आते हैं, मेरे पास डीएम्स इतने पड़े हैं ना, लोग आते हैं, ज़्यादातर लोग परफेक्शनिज्म के पीछे भागते हैं। परफेक्ट सब कुछ होगा तो हम करेंगे, परफेक्ट सिचुएशन होगा तब हम करेंगे, परफेक्ट वर्च्यू होगी तब मैं अच्छा बनने की कोशिश करूंगा। इन्होंने, मार्कस ऑरेलियस ने कहा कि परफेक्ट वर्च्यू इज अनअटेनेबल, यू कैनॉट अटेन इट, वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। हर दिन काम करना होता है, शोइंग अप एवरी डे, शोइंग अप एवरी डे। परफेक्ट मिलियनियर कौन होता है, परफेक्ट बिलियनियर कौन होता है, कोई नहीं होता। दे शो अप एवरी डे, हर दिन कुछ ना कुछ करते हैं, चाहे कितनी परेशानी ज़िंदगी में चल रही हो, हर दिन कुछ ना कुछ जोड़ते रहते हैं। दे रीच द पेडिस्टल, जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं, जहाँ जो वो बनना चाहते हैं, जहाँ तक वो आना चाहते हैं। रोज़ की ये कड़ी मेहनत है, जिसको इन्होंने कहा स्टडी मॉरल प्रोग्रेस एवरी डे। अपने आप से ये लड़ाई है, अपने आप से ये क्या कह सकते हो तुम, जंग है आगे बढ़ने की। इस पर इन्होंने कहा अपनी किताब में, डोंट बी ओवर हर्ट कंप्लेनिंग नॉट इवन टू योरसेल्फ। कभी कंप्लेन मत करना अपने आप से भी नहीं, अरे यार ये, अरे यार वो, तो फिर क्या, उसका क्या सोल्यूशन है, उससे बाहर कैसे आओगे। अगर वो परेशानी है तो परेशानी क्यों है, उस परेशानी का समाधान क्या है। तो ऑल इन ऑल एक बहुत बड़ी ग्रंथ की तरह कह सकते हैं आप, मेडिटेशंस किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है मेडिटेशंस। और कैसे प्रैक्टिकल विजडम, कैसे आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपने आप को एक्सेप्ट करना है, कैसे अपने आसपास की परेशानियों को एक्सेप्ट करना है, कैसे डेथ को एक्सेप्ट करना है, भागना नहीं है, एम्ब्रेस करना है, वो सब मेडिटेशंस में। इफ़ यू वांट, पूरी किताब के ऊपर लेक्चर बनाना तो बहुत मुश्किल है, इतना कुछ है, बट मेडिटेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स का, कुछ इंपॉर्टेंट एफोरिज्म्स का, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का हम लोग एक एक मिलन बना के एक वीडियो बना सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डिसाइफर ईच वर्ड। यहाँ पे तो हम जल्दी लेके चल रहे थे, ऊपर से लेके चल रहे थे, बट एक कंपाइलेशन बना सकते हैं, मेरा जो डिसाइफरिंग मेथड ऑफ लेक्चर डिलीवरी है उसके थ्रू, तो मज़ा आएगा। तो इनकी कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि अपने जब राज्य में रहते थे तभी ये मदद का हाथ बढ़ाते थे। इनकी कहानी ये भी है, जिसको कहा जाता है कि द नाइट मार्कस ऑरेलियस रिफ्यूज टू स्लीप। जंग हुई थी या बहुत इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक मीटिंग था, कुछ हुआ था,
सब लोग थके हुए थे, और इनके जो वो थे मिलिट्री वाले लोग थे या इनके जो ऑफिसर्स थे, हायर रैंकिंग ऑफिसर, इन्होंने बोला मार्कस भैया, मार्कस बाबा थोड़ा आप आराम करिए, थक गए हैं। तो उन्होंने बोला मैं कैसे आराम करूँ, मेरे सोल्जर्स भी तो थके हुए हैं, वो भी तो पहरा दे रहे हैं, वो भी तो खड़े हुए हैं हमारे ऊपर कोई अटैक ना कर दे, वो भी तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो मैं कैसा राजा जो सो जाए, और मेरे सामने लोग सर्व कर रहे हैं और मैं सो रहा हूँ। भाई ये भी तो हमारे राज्य के लिए ही खड़े हैं, तो मैं भी अपने राज्य के लिए खड़ा रहूँगा, मैं नहीं सोऊंगा। तो ये उनकी रेजिलियंस दिखाता है, ये उनकी शक्ति दिखाता है, ये उनकी ताकत दिखाता है। पार्ट 4 पे मार्कस ऑरेलियस ने कैसे अप्लाई किया स्टोइसिज्म को अपने सत्ता में या अपने साम्राज्य पे, या जब वो रूल कर रहे थे। एक तो पर्सनल लाइफ हो गई है, ये इन्होंने सबके लिए बताया एट अ जनरल लेवल कि आप कैसे अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं, बट इन्होंने असली में अपने किंगडम को कैसे बेटर बनाया, तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि वर्चू जो होता है, गवर्नेंस का गाइडिंग प्रिंसिपल होता है। अगर आप गुणपूर्वक इंसान नहीं है तो आप सही सरकार नहीं चला रहे हैं, या आप सही इंसान नहीं है सरकार चलाने के लिए। फिर इनसे पूछा गया कि भैया मार्कस बाबा, आपके लिए क्या है ये पर्सनल ग्रोथ है, आप एम्परर हैं, आपके लिए पर्सनल ग्रोथ का सवाल है या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है? तो इन्होंने कहा भाई एनी टाइम ऑफ द डे तुम मुझसे पूछो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ये अपने लिए नहीं कर रहा, मुझे खुशी मिल रही है इसलिए मैं राजा बनाऊँ कि मैं आराम कर रहा हूँ, मुझे अपने वर्चूज एक्सरसाइज करने हैं। इन्होंने कहा कि भाई अगर आप स्टोइसिज्म के स्तंभों के हिसाब से, स्टोइसिज्म के पिलर्स के हिसाब से वर्चुअसली विद जस्टिस अगर अपनी गवर्नमेंट नहीं चला रहे, अपनी सरकार नहीं चला रहे, तो आप क्या चला रहे हैं? क्योंकि हाईएस्ट गुड तो वही है। और अगर आप खुद भी हाईएस्ट गुड, जिसको मॉरल एक्सेलेंस आरएते का कॉन्सेप्ट दिया, ARETE, करेंगे तभी आपकी सरकार भी अच्छी बनेगी, तभी आपके लोग भी खुश रहेंगे। तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट में वही स्टोइसिज्म के 4 कार्डिनल वैल्यू सबको बताते थे, वे सबको बताते भी थे, तुम भी फॉलो करो, खुद भी फॉलो करते, वही विजडम, करेज, जस्टिस, टेम्परेंस, ये 4 चीज़ें इनकी ये बहुत स्ट्रांग थी। और ये कमिटेड रहते थे जस्टिस और फेयरनेस की तरफ कि भाई हमें जस्टिस और फेयरनेस करनी है, चाहे कोई सर्वेंट हो चाहे कोई मास्टर हो, सबके लिए सब बराबर रहेगा। और इसी से इन्होंने खुद को कहा कि मैं तो भाई लोगों का सर्वेंट हूँ, मैं लोगों का गुलाम हूँ, मैं उनका मास्टर नहीं हूँ। लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं कि मैं उनको एक अच्छी ज़िंदगी दूंगा, और मैं क्या करूँ, उनका भरोसा तोड़ दूँ, उनके साथ ही गलत काम करूँ, उनके साथ ही करप्शन करूँ? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इस जुडिशल सिस्टम में फेयरनेस होनी चाहिए। जितनी एफर्ट लगे लगा दो, मैं जितनी ताकत हो सकती लगा दूंगा, लेकिन गरीबों का और जो कमज़ोर हैं, पुअर और वल्नरेबल, उनको कभी एक्सप्लॉइट नहीं होने दूंगा, उनके साथ कभी गलत नहीं होने दूंगा। उनके राइट्स के लिए, उनके न्याय के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इन्होंने ना एक लीगल सिस्टम रिफॉर्म किया था। जो पहले क्या होता था, वही मैंने बोला था ना, स्टार्टिंग में ग्रास रूट लेवल पे ब्राइबरी चलती थी ऑफिशियल्स में। तो इन्होंने एक पूरा करप्शन प्रिवेंट करने के लिए नया सिस्टम बना दिया, जिससे नीचे का करप्शन खत्म हो गया। इन्होंने हार्श पनिशमेंट हटा दी, मारना, काटना, जलाना, सूतना, ये सब हटा के इन्होंने बोला भाई इन्होंने कहा रिहेबिलिटेशन पे ज़्यादा काम करो, रैदर रेट्रीब्यूशन, कि भाई मार काट नहीं करनी है, समझो क्यों हुआ ये। अब तुम क्या करोगे, किसी ने चोरी करी, कुछ करी, तुमने उसको मार दिया, अरे क्यों चोरी करी? क्या जिस ज़िले से वो आया वहाँ उस ज़िले में गरीबी चल रही है इसलिए उसने चोरी करी है? गरीबी चले, तुमने उसको मार दिया, तुम उससे पूछ ही नहीं पाए गरीबी चल रही है, तुम उसको रिहेबिलिटेट करो, तुम उसके ऊपर काम करो, उससे पूछो तुम्हारे ज़िले में कुछ परेशानी चल रही है और जाके मदद करो। तुम एक को मार दोगे 10 और चोर निकल के आएंगे। तो बात करो, बैठो, समझो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। वो ना ज़्यादा इंपीरियल लाइफ से दूर रहते थे, ज़्यादा शौक वॉक नहीं को, जो उनको ज़्यादा चाट चटाई करने वाले लोग थे, पसंद नहीं थे, जो वो नहीं होते जो फ्लैटरिंग वर्ड्स, मक्खन लगाने वाला काम होता है, उनको पसंद नहीं थे। कोर्ट वोट में बोलते थे भाई बस जस्टिस करो, ज़्यादा मेरे को घुसेड़ो मत, ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे ऑब्वियसली, बट मेरे को ज़्यादा इंपीरियल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है। और ऑल इन ऑल ज़्यादातर जो एम्परर्स आए थे वो सब ना इसको प्रिविलेज की तरह लेते थे, भाई हम एम्परर हैं, हम ये देश चला रहे हैं, हम इन लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इनका था भाई मेरे लिए ड्यूटी है, मैं गुलाम हूँ लोगों का, लोग जैसा बोलेंगे, लोगों की परेशानी है तो मैं उनके लिए खड़ा ही हूँ हमेशा। जो कि इन्होंने लिखा अपनी किताब में, विच इज़ डू नॉट वेस्ट वॉट रिमेन्स ऑफ योर लाइफ इन स्पेक्यूलेटिंग अबाउट अदर्स अनलेस इट बेनिफिट्स द कॉमन गुड। जब तक भारी मात्रा में जनसंख्या का कोई फ़ायदा ना हो, तब तक उस सिचुएशन को या अपनी लाइफ को
ज़्यादा खुदेड़ने की ज़रूरत नहीं है कि भाई लगे पड़े हैं अपनी ज़िंदगी में, जो छोटी सी ज़िंदगी बची है दूसरों को खदेड़ने में लगे पड़े हैं, दूसरों के बारे में जानने में लगे पड़े हैं। जब तक वो एक यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट हो गया, जब तक वो बड़े लेवल पे लोगों की मदद ना करे, पूरी तरीके से यूटिलिटेरियनिज्म नहीं बट थोड़ा सा यूटिलिटेरियनिज्म, बट हाँ भाई मदद करता है। और जिसको नहीं पता यूटिलिटेरियनिज्म, गूगल बाबा हैं, आप जाके देख सकते हैं क्या होता है। मैं छोटा सा बता देता हूँ, ऐसा एक्ट या ऐसे इवेंट्स जो कि उसका आउटकम कुछ भी हो सकता है स्टार्टिंग में, बट एंड में इट इज़ फॉर द ग्रेटर गुड या द ग्रेटर कॉज, सबका भला होता है। वो वही वाली बात है, तुम एक इंसान को बचाने के लिए 3 लोगों पे ट्रेन चढ़ा दोगे, या जो ट्रॉली प्रॉब्लम टाइप है, या 3 लोगों को बचाने के लिए एक आदमी पे ट्रेन चढ़ा दोगे, तो उस तरीके का कॉन्सेप्ट हो गया व्हाट इज़ द ग्रेटर गुड। तो सबसे बड़ा इनका स्टोइसिज्म का टेस्ट तब होने वाला था जब ये मार्कोमैनिक वॉर में इनके ऊपर हर तरफ से हल्ला बोल दिया था, भाई तुम्हारी जर्मैनिक ट्राइब्स भी आ रही है, हर तरफ से तुम्हारे ऊपर कब्जा करने की कोशिश हो रही है, अब आप बताइए स्टोइसिज्म का कैसे इस्तेमाल करेंगे। वहाँ इन्होंने जो काम एंड कंपोजर शो किया ना, वहाँ इन्होंने जो स्ट्रैटेजिक बिल्डिंग करी अपनी आर्मी की, वो काबिल तारीफ़ थी। वहाँ पे भी ही रिमेन्ड काम, ही केप्ट हिज स्ट्रेंथ, और पर्सनली ही लेड हिज मिलिट्री कैंपेन्स। इन्होंने बोला भाई मैं आऊँगा, मैं पर्सनली लीड करूँगा, मैं अपने सोल्जर्स से बात करूँगा, मैं उन्हें काम रखूँगा और मैं उन्हें समझाऊँगा कैसे स्टोइसिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं वॉर में। और इनका जो काम एंड कंपोज तरीका था, और इतने एडवर्सिटी में, इतनी परेशानी में भी वो जब अपने फौजियों से रिस्पेक्ट से बात करते थे, गलती भी होती थी डांटते नहीं थे, बहुत आराम से बात करते थे। इसकी वजह से इनकी काफ़ी इज्जत होने लग गई, ना सिर्फ फौज में बट पॉलिटिकल पीयर्स में भी, क्या इसके जैसा लीडर बनना चाहिए। अब लोगों ने पूछा भाई स्टोइसिज्म तो डिटैचमेंट की बात बताता है, आप मिलिट्री में उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो इन्होंने स्टोइक डिटैचमेंट यूज़ किया इन मिलिट्री स्ट्रैटेजी। इन्होंने कहा हम वो चीज़ें कंट्रोल करेंगे जो हम कर सकते हैं, अपने सोल्जर्स को बेटर करेंगे, अपनी मिलिट्री टैक्टिक्स बेटर करेंगे, अपनी ट्रेनिंग बेटर करेंगे। जो हमारे आउटसाइड ऑफ कंट्रोल है कि क्या टैक्टिक्स सामने से आने वाली है आपके विरोधी से, हमें नहीं पता। इन्होंने डिसिप्लिन लाया, एक सेंस ऑफ मॉरल लाए अपनी आर्मी के अंदर। और उस वक्त ना वॉर क्राइम्स बहुत होते थे। वॉर क्राइम क्या होता है कि वॉर्स के भी कुछ रूल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक फ़ौजी दूसरे चोटिल फ़ौजी को लेके जा रहा है अपने कैंप की तरफ, तो आप उनको नहीं मार सकते, उनको टारगेट नहीं कर सकते। अगर विरोधियों ने सरेंडर कर दिया है तो आप उनको नहीं मार सकते, क्योंकि उन्होंने सरेंडर कर दिया। वो सफ़ेद झंडी होती है ना, मतलब सरेंडर कर दिया, आप उनको अब नहीं मार सकते। तब भी वो काम कर रहे हैं तो वो वॉर क्राइम के अंदर आता है। तो वॉर क्राइम होते, तो इन्होंने वॉर क्राइम कैसे नहीं करने उसके बारे में सिखाया, डिसिप्लिन सिखाया, विच वॉज एन एग्जाम्पल टू एवरी वन अक्रॉस तुम्हारा जितना यूरोप था, एशिया तक बात फैली थी कि भाई ये मार्कस ऑरेलियस है, ये ऐसा है। और जब भी इनके साथ कोई भी सेटबैक होता था, कोई भी इनकी मिलिट्री टैक्टिक काम नहीं करती थी, या कोई भी सामने से ऐसी मिलिट्री टैक्टिक आती थी जो इनको लगता था कि भाई सरप्राइज अटैक, जिसको बोलते हैं ना एम्बुश, कि भाई ये तो सेटअप था, हम तो फंस गए, ये उसको फिलोसफिकल कामनेस से लेते थे। ये बोलते थे हम इससे क्या सीख सकते हैं, मतलब हम ज़्यादा सतर्क नहीं थे, हम विजिलेंट नहीं थे, हमने सर्वे मुआयना बोलो, मूवी हो गई तो मुआयना ठीक से नहीं किया, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। तो वही इनका यू हैव पावर ओवर योर माइंड, यू हैव टू रियलाइज दिस, आउटसाइड इवेंट पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, व्हेन यू रियलाइज दिस यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। तो ये चीज़ ये बार बार रिपीट करते रहते थे। बाकी इनकी बात और वाहवाही इस चीज़ की थी कि ही ऑलवेज हैड मर्सी एंड डिप्लोमेसी ओवर वेंजेंस। बहुत चालाकी से, बहुत सोच समझ के चलते थे, बदले की भावना नहीं रखते थे, अपने अंदर बदले की आग नहीं रखते थे। तो इनकी कहानी ये है कि जब जर्मैनिक ट्राइब्स को इन्होंने हराया, और जब इनकी किंगडम ने हराया, तो एक्सेसिव पनिशमेंट इन्होंने अवॉइड करी कि नहीं भाई हम एक्सेसिव पनिशमेंट नहीं देंगे, हम स्टोइसिज्म का उपयोग करेंगे। ये हमेशा से कॉस्मोपॉलिटिनिज्म के कॉन्सेप्ट पे भरोसा करते थे, तो हर इंसान को ही उसी तरीके से ट्रीट करते थे कि ये नहीं कहते थे जर्मैनिक ट्राइब का है, या ये इस ट्राइब का है, या ये इस कंट्री का है, इस किंगडम का है, यहाँ से आया है, यहाँ से आया है। सबको इक्वल तरीके से ये ट्रीट करते थे। और इनका एग्जाम्पल मिलिट्री स्ट्रैटेजी का ये था, डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी का, कि ये क्या करते थे, जो डिफीटेड ट्राइब्स होती थी, जैसे लेट से 3,000-4,000 लोगों को इन्होंने कैप्चर किया, डिफीट करके, उनका मेन चीफ मार दिया या राजा मार दिया, जो भी हुआ, कैप्टिवेट कर लिया उसको, तो उन 2-3 हज़ार लोगों को मारने या पनिशमेंट के बजाय अपॉर्चुनिटी देते थे, आओ हमारे किंगडम में रहो, बाकी लोगों की तरह रहो। उनको इंस्लेव नहीं करते थे, उनको मारते नहीं थे। और इससे इनका नाम हो गया कि भाई मार्कस ऑरेलियस जो रोम का एम्परर है, वो फेयर ट्रीटमेंट देता है और अच्छी सेटलमेंट करता है अपने एनिमीज़ के साथ। तो भैया सही है, अगर तुम इनके दुश्मन भी हो तो ये माफ़ कर देगा, लेकिन अगर दुश्मनी ना ही लो क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग है,
तो बेहतर। सिर्फ बाहर नहीं, इनके अंदर ही, इनके दरबार में ही काफ़ी बदमाशी चलती थी। इनका जो सेनेट था उसके बीच में ही बहुत कॉन्फ्लिक्ट चलती थी और बहुत लोग इनको अपोज करते थे क्योंकि लोगों को पैसा कमाना था। इस बंदे ने करप्शन रोक दिया कि भाई ये तो खाने नहीं देगा। तो भाई लोगों के अंदर ना एक आग आ गई, पॉलिटिकल राइवल्स बन गए और वहाँ पे भी एक स्टोइक अप्रोच लेते थे कि मेरे पॉलिटिकल जो वेंडेटाज हैं या जो पॉलिटिकल दुश्मन हैं उन लोगों को मैं भाई सोच समझ के काउंटर करूँगा, उन लोगों के ऊपर मैं क्रोध नहीं करूँगा, उनको मैं पनिशमेंट नहीं दूंगा। बहुत पॉलिटिकल जो बदमाशी करने वाले लोग होते थे, ईविल लोग होते थे, उनको ये माफ़ कर देते थे कि कोई बात नहीं, जाने दो, रादर पनिशिंग देम। वो खुद समझ जाते थे। और जो कॉम्पिटेंट पॉलिटिकल लीडर्स होते थे, पहले क्या होता था, क्लास के बेसिस पे उनको ऊपर रखा जाता था कि भाई ये ऊंची जाति का है या इसका सोशल बैकग्राउंड अच्छा है तो ही इसको हम ऊपर रखेंगे, अमीर बाप का बेटा नहीं नहीं नहीं, सब बराबर है। अगर ये कॉम्पिटेंट है, अगर ये देश अच्छे से चला सके, हमारे यूपीएससी वाले सिस्टम की तरह, हमारे सिविल सिस्टम की तरह जो है ना, सिविल सर्विसेज का, कि भाई तुम कहीं से हो, गरीब हो, अमीर हो, कुछ हो, पॉलिटिशियन के बेटे हो, अमीर बाप के बेटे हो, या रिक्शा चलाने वाले के बेटे हो, या खेत जोतने वाले के बेटे हो, तुम्हें अगर तुम केपेबल हो तो तुमको रैंक 1 मिल सकती है यूपीएससी में। तो ये चीज़ वही वाली होगी। और मैं जो कहानी बता रहा था ना कि ऐसा होता था कि भाई जो चोरी करते थे उनको ये मौका देते थे, वैसे ही एक एग्जाम्पल है एविडस कैसियस का। जब मार्कस ऑरेलियस बाहर मतलब गए हुए थे, अपने किंगडम से बाहर गए हुए थे, इसने अपने आप को ही रेबल अंदर लड़ाई करी, अपने आप को ही बोल दिया मैं एम्परर हूँ। 175 कॉमन एरा की बात है, 175 सीई की बात है, अपने आप को ही कह दिया। मार्कस ऑरेलियस जब वापस आया, उनको पता लगा ये वो आराम से गर्दन उड़वा सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं, उसको एक दर्जा दिया, उसको बोला तुमको काम करना है, तुम यहाँ पे काम कर सकते हो, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं तुमसे क्रोधित नहीं हूँ। एक और इनका एग्जाम्पल। और जब कैसियस को खुद के ही सोल्जर ने मार दिया था तो ये नहीं खुश हो गए मार्कस ऑरेलियस कि देखो मेरे साथ करता था बदमाशी, अपने ही सोल्जर ने मार दिया। इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, इन्होंने सेलिब्रेट ही नहीं करी उसकी डेथ, इन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। और उसका कुछ होता होगा कि फैमिली को भी पनिशमेंट मिलती थी, इन्होंने ये बोल दिया कि इसकी फैमिली को कोई कुछ नहीं करेगा, आँच नहीं आनी चाहिए इसकी फैमिली को। एक और इनका तरीका है, क्योंकि इनका कहना था और उनकी लाइन्स है, द बेस्ट रिवेंज इज़ टू बी अनलाइक हिम हु परफॉर्म्ड द इंजरी। अगर तुमने भी, कहते हैं ना, तुमने भी उसके तरह ही वो काम कर दिया तो तुम में और उसमें अंतर ही क्या रह गया। उसने गाली दी, तुमने गाली दी, तो तुम में और उसमें अंतर ही क्या रह गया। तो बेस्ट रिवेंज इज कि जिसने तुमको इंजरी पहुंचाने की कोशिश करी, जो इंजरी पहुंचाई, उसके तरह मत बनो। दैट इज़ द बेस्ट रिवेंज। पर्सनल डिसिप्लिन इनका और जो लाइफ थी इनकी बड़ी सिंपल थी, बहुत ही सिंपल थी। मॉडेस्टली रहते थे डिस्पाइट इतनी पावर। ठीक है, कहा यह जाता है सोने से पहले वाइन में ओपियम डलवा के पीते थे। ओपॉइड ओपियम जो होता है एक तरीके का वो होता है, कामिंग इफेक्ट देता है। ठीक है, ओपियम शायद वही होता है, अफीम को शायद ओपियम बोलते हैं, आई डोंट नो इफ़ आई एम रॉन्ग, डू करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। और अभी क्या नाम है, ओपियम मेडिसिनल पर्पसेस में यूज़ होता है। ठीक है, बहुत सारी उसमें डलता है, एनेस्थीसियाज में डलता है वो। तो सिंपल मील्स खाते थे, सिंपल कपड़े पहनते थे, बहुत फैंसी नहीं, सेलिब्रेशंस अवॉइड करते थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक सोल्जर की तरह जीवाने की कोशिश करते थे, रादर एन एम्परर। कहते थे मैं एक सोल्जर हूँ। और इनकी जो पर्सनल हैबिट्स थी वो इनके स्टोइसिज्म के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल रिफ्लेक्शन खाती थी, मेल खाती थी। कंफर्ट नहीं होना चाहिए, प्लेजर नहीं होना चाहिए, मॉरली इंडिफरेंस नहीं होना चाहिए। और ये एक चीज़ बोलते थे, टेक केयर नॉट टू बी सीजरिफाइड, जूलियस सीजर वाला। और सीजरिफाइड एक मुहावरा था, एक मेटाफर था ये कहने के लिए जूलियस सीजर क्यों मारा गया उसको, क्योंकि एरोगेंट हेकड़ी में, चौड़ में रहता था। ऐसे जैसे किसी चीज़ को डाई कर दो ना पर्पल, हर वक्त फूला हुआ मुंह रहता था, एकदम गुस्से में, क्रोधित। उसके तरह नहीं बनना हमें। पब्लिक अपीयरेंसेस से अपने को दूर रखने की कोशिश करते थे। शूशा नहीं, ज़्यादा सेलिब्रेशंस नहीं, अपने को एरोगेंटली और सुपीरियॉरिटी है कि 4 आगे चल रहे हैं 4 पीछे चल रहे हैं, वो वाला नहीं करते थे। एक काम और ना एक मेजर्ड डिमीनर रखते थे। मेजर्ड मतलब बहुत सिंपल सा पब्लिक डिमीनर रखते थे। और जब इनको लोग लॉर्ड बोलते थे मैं लॉर्ड नहीं हूँ, मेरे को फर्स्ट सिटीजन से बुलाओ, मैं भी सिटीजन हूँ यहाँ का, मुझे ज़्यादा प्रेज़ पसंद नहीं, मुझे अपनी ज़्यादा तारीफ़ नहीं पसंद, ज़्यादा हु हा नहीं पसंद। और ये हमेशा बोलते थे कि एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते रहो, सिर्फ बतियाओ। जो कि हमने पढ़ा, वेस्ट नो मोर टाइम आर्गुइंग अबाउट व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन। एक बेहतर बंदे बनो, एक अच्छे इंसान बनो। एक और परेशानी इनके पास आई थी, वो तब आई थी जब 165 to 180 CE कॉमन एरा के बीच एंटोनाइन प्लेग हुआ था। एंटोनिन प्लेग और स्मॉल पॉक्स जैसा प्लेग था, बहुत पॉपुलेशन, 5 मिलियन लोग मरे थे। तो हर तरफ हफड़ा तफड़ी मची हुई थी, हर किंगडम में फैल रहा था ये। तो मार्कस ऑरेलियस ने बोला ये मेरे कंट्रोल में नहीं था, हमने तो फैलाया नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते थे, हमारे कंट्रोल में क्या है,
हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल कर सकते हैं, हम पब्लिक ऑर्डर कंट्रोल कर सकते हैं, हम मेडिकल सपोर्ट कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो हम कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उसके जवाब में इन्होंने क्या किया, जो इंपीरियल फंड्स आते थे उसको सीधा सीधा मेडिकल सप्लाईज और पब्लिक हेल्थ में इन्होंने डालना शुरू कर दिया कि इधर उधर नहीं जाएगा, मिलिट्री में थोड़ा बहुत जाएगा अपनी को प्रोटेक्शन रखने के लिए, क्योंकि एक फैमिन के वक्त सबसे ज़्यादा वीक होता है किंगडम। जब भी महामारी फैलती थी सबसे ज़्यादा अटैक करने की कोशिश तभी लोग करते थे उसके ऊपर। तो उन्होंने कहा थोड़ा जाएगा प्रोटेक्शन के लिए, बट बाकी पब्लिक हेल्थ में जाएगा, मेडिकल इक्विपमेंट्स में जाएगा। और खुद जाते थे, ऑन ग्राउंड विजिट करते थे, बात करते थे अफेक्टेड लोगों से, डरते नहीं थे, बोलते थे होना है मेरे को भी महामारी लग जाएगी, लेकिन पूरी कोशिश करते थे जाके बात करें, एक सहानुभूति दें लोगों को। स्टोइक टीचिंग्स बताते थे, बोलते थे ऐसे करो, ऐसे जियो, डेथ तो एक चीज़ है जो होनी है आज नहीं तो कल, तो उसको लेकर इतना परेशान मत हो, जितना डरोगे उतना मौत पास आएगी, जितना घबराओगे उतना पास आएगी। जिस पे इन्होंने कहा अपनी किताब में, डू नॉट एक्ट एज इफ़ यू आर गोइंग टू लिव 10,000 ईयर्स, डेथ हैंग्स ओवर यू। मौत हमेशा मंडरा रही है सर के ऊपर, ये मत सोचो 10,000 साल तक जीने वाले हो, 10,000 साल तक खुशहाल ज़िंदगी रहेगी तुम्हारी। तो परेशान होने की बात नहीं है, चिल मारो, है बीमारी हम समझते हैं, बट इसको हमें डट के लड़ना है। इकोनॉमी पूरी ऊपर नीचे हो गई थी, पूरा इकोनॉमिक डिक्लाइन हो गया था, लॉस ऑफ वर्कफोर्स, रिड्यूस ट्रेड, जो जो मज़दूरों के कस्बे थे वो ख़त्म हो गए, जो मर्चेंट्स के वेल्दी लोगों के कस्बे थे वो ख़त्म हो गए, जो भाग सकते थे वो भाग लिए अमीर बहुत लोग, लेकिन बाकी लोग ख़त्म हो गए। तो मार्कस ऑरेलियस ने क्या किया, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए 3 चीज़ें करी। सबसे पहली थी स्टेट एक्सपेंडिचर्स को कम कर दिया, जिससे कि एक्सपेंडिचर कहीं और जा सके और मदद हो पाए। दूसरा, ऑफरिंग टैक्स रिलीफ दिया, जो जो एरिया सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है वहाँ पे टैक्स रिलीफ दिया। और तीसरा, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया फार्मर्स और ट्रेडर्स को, जिससे वो वापस अपनी लाइफ को रीबिल्ड कर पाए। फिर इन्होंने लेटर लाइफ में जब इनको समझ में आ गया मेरा भी वक्त करीब आ रहा है, मैं भी कभी भी जा सकता हूँ, निकल सकता हूँ, तो इन्होंने अपने सक्सेसर को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, कॉमोडस को। इनको पता था कॉमोडस को, जो ग्लैडिएटर मूवी है ना, ये मार्कस ऑरेलियस कॉमोडस यही है, तो पता था इनको कि कॉमोडस नहीं संभाल पाएगा, इसके अंदर दिमाग की भी कमी है, ये बर्बाद कर देगा। बट इन्होंने कहा वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं इसको सिर्फ सिखा सकता हूँ, मेरे कंट्रोल में इसको सिखाना, ये क्या करेगा इसके हाथ में, कैसे गवर्न करेगा, कैसे सत्ता चलाएगा, मैं अपनी पूरी कोशिश कर सकता। जिस पे इन्होंने कहा था, बी कंटेंट विद वॉट यू आर एंड विश नॉट टू बी समथिंग एल्स, जो हो जैसे एक्सेप्ट करो, कुछ और बनने की कोशिश मत करो। कॉमोडस को स्टोइक वैल्यूज सिखाते रहे कि भाई किसी तरह बंदा सीख जाए, डिस्पाइट उसके फ्लॉज, बहुत सारे फ्लॉज थे। इन्होंने मार्कस ऑरेलियस ने अपनी स्टोइक वैल्यूज़ इनको सिखाने की कोशिश करी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताने की कोशिश करी कि भाई ऐसे करना है, ऐसे जीना है, ऐसे करना है, ऐसे सत्ता चलानी है। लेकिन बाद में सबको पता ही है, मार्कस ऑरेलियस के बाद पूरा रोमन एम्पायर ख़त्म हो गया था एक तरीके से। और बहुत लोग बोलते हैं कि इतने ज़्यादा क्यों ऐसे बन गए, बहुत लोग पेसिमिस्ट भी कहेंगे इन्हें। ये इसलिए बन गए क्योंकि इन्होंने बहुत लोगों को, अपने करीबी लोगों को खोआ था। हमने जो ट्विन सन्स थे, अपने ट्विन बेटे जो थे, उन दोनों को इन्होंने खोआ था। तो उस चक्कर में ये बहुत ज़्यादा स्टोइसिज्म में पड़ गए थे कि डेथ एक नेचुरल पार्ट है, क्योंकि एक पर्सनल ग्रीफ में थे, खुद भी बहुत परेशान थे, मेंटली अनस्टेबल रहते थे। तो इन्होंने स्टोइसिज्म का इस्तेमाल करके अपने आप को, अपने सेंसेस से, अपने थॉट से, अपने डिज़ायर्स का पपेट ना बने, कैसे कठपुतली ना बने, उससे बाहर आए, अपने आप को सिखाया। फिर इनकी हेल्थ इश्यूज़ चलती रही, क्रॉनिक इलनेस चलती रही थ्रू आउट हिज रेन, कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम चलती रहती थी, लेकिन अपने पेन को भी ये स्टोइक रेजिलियंस और रैशनैलिटी के इस्तेमाल से दूर भगाते रहते थे। स्टोइसिज्म का इस्तेमाल करके ये तो होना ही है, ये तो होना ही है, ये तो होगा ही होगा, ये तो होना ही है। और इस पर भी इन्होंने कहा, इफ़ इट इज़ नॉट राइट डू नॉट डू इट, इफ़ इट इज़ नॉट ट्रू डू नॉट से इट, कि अगर तुम्हें पता है कि ये सही नहीं है करना और ये सही नहीं है बोलना, तो ना तो बोलो ना तो करो। और इनकी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, ग्राउंडेड पर्सनैलिटी यहाँ पे भी दिखती है। जब इन्होंने अपने ट्यूटर को एक लेटर भेजा था जिस पे इन्होंने उनको थैंक यू कहा था कि मैंने जो भी किया है, वॉट एवर आई हैव अचीव्ड आई ओ इट टू यू, ये इन्होंने कहा था, जो कि दिखाता है कि इतना पुराना ट्यूटर, उसको तक इन्होंने अपना ग्रैटिट्यूड दिखाया कि मैं जो भी हूँ आज, जैसा भी हूँ, जहाँ पे भी हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, जिस पोजीशन पे हूँ, सर आपकी वजह से हूँ, आप नहीं होते तो मैं नहीं होता। तो ये भी इनका एक काम डिमीनर, इनका एक तरीके से कह सकते हैं कि ये किस तरीके से लोगों को ऊपर रखते थे, जहाँ तारीफ़ ड्यू थी वहाँ ये तारीफ़ देते थे। और
अपने भी आगे बढ़ते थे, कोशिश करते थे दूसरे भी इनके साथ आगे बढ़ें। इनकी फ़िलासफ़ी की क्या क्रिटिसिजम्स और लिमिटेशंस हैं? हाँ बिल्कुल, हर फिलॉसफी का क्रिटिसिज्म मिलता है, तो मार्कस ऑरेलियस बाबा की भी फिलॉसफी का क्रिटिसिज्म मिलेगा। और चूंकि हम हर वीडियो कोशिश करते हैं अनबायस्ड ओपिनियन के साथ साथ बनाए, तो क्रिटिसिज्म भी देना ज़रूरी है। यहाँ पे क्या इनके क्रिटिसिजम्स रहे हैं, तो इनके फिलोसफिकल क्रिटिक सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहला जो था, एक अगर बड़े पिक्चर में ले लें तो डिटैचमेंट फ्रॉम इमोशन एंड ह्यूमैनिटी। कहा यह जाता था कि क्रिटिक्स ये कहते हैं, कहा क्या अभी भी कहते हैं कि इतना ज़्यादा इमोशनल डिटैचमेंट की इन्होंने बात कर दी कि एक इमोशनल नमनेस इंसान में क्रिएट हो जाए, कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सामने कट रहा है, तुम बैठे रहो कि वो तो होना ही था, हम तो भाई इमोशनली रेजिलियंट है, हम तो स्टोइक है, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे। और ये जो कंप्लीट डिटैचमेंट है ना फ्रॉम पेन एंड प्लेजर, इससे क्या हो सकता है, सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है ह्यूमन जॉय, ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन फ्लरिशिंग, ह्यूमन कनेक्शन, वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा भाई सब चीज़ों से डिटैच। नीचे बाबा ने भी इसका क्रिटिसिज्म दिया था। तो फ्रीडरिक नीचे ने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा पैसिव एक्सेप्टेंस ऑफ सफरिंग को प्रमोट करता है रैदर एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, कि भाई जो होगा होगा, ऐसे तो कुछ करो ही मत, जो होगा होगा, ऐसे तो इंसान ट्रांसफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। जो कि हुआ था, जर्मनी जब बहुत भागों में बट रहा था, तो फ्रीडरिक नीचे ने पूछा कि कौन बदलेगा भाग्य जर्मनी का, तो सब मतलब कौन बदलेगा जर्मनी के, कौन सत्ता हाथ में लेगा, तो हमने बोला ऊपर वाला है। तभी उन्होंने बोला मैंने लो तुम्हारा गॉड मार दिया, गॉड इज़ डेड, अब बताओ कौन लेगा, तो उन्होंने बोला हम। उनमें से एक ऑटो वॉन बिस्मार्क भी कहा जाता है, इन्फ्लुएंस जो थे फ्रीडरिक नीचे से। तो भाई यही वाली चीज़ हो गई ना कि भाई एक्सेप्ट कर लोगे तो भाई सबका भाग्य सब में एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एक ट्रू जिसको एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं जो दुनिया का होना चाहिए, वो कैसे होगा। फिर पहला तो ये तो हमने डिटैचमेंट फ्रॉम इमोशन एंड ह्यूमैनिटी पढ़ लिया। फिर फेटलिज्म और एक्सेप्टेंस ऑफ सफरिंग के ऊपर यहाँ पे इनको क्रिटिसिज्म दिया गया। सबसे पहला कि जो अमोर फाटी है, जो एक्सेप्टेंस ऑफ फेट, वो पैसिटिविटी को बोलता है एम्ब्रेस करो, जो हो रहा है हो रहा है, सफरिंग हो रही है, गलत हुआ वो होना था, गलत हो रहा है भाई गलत, ये तो वही वाली बात हो गई, जिसका गलत हो रहा है हो, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो एक्सेप्टेंस वाली चीज़ है ना, अगर ये किंगडम बना सकती है तो तोड़ भी सकती है। बहुत क्रिटिक्स कहते हैं कि मार्कस ऑरेलियस वाज द लास्ट ऑफ द गुड एम्परर्स, उससे पहले उनको बना बनाया जनरेशन वेल्थ उठा के हाथ में दे दिया गया। और बहुत लोग कहते हैं नहीं समझा पाए ना कोमोडस को, चाहते तो कोमोडस भी सीख सकता था, लेकिन मार्कस ऑरेलियस पे क्यों इतनी चीज़ें ख़त्म हो गई, क्यों, कुछ ज़्यादा ही एक्सेप्टेंस के ऊपर ये बात करते थे। भाई तुम्हारे हाथ में तो था, तुमको तो बना बनाया सब कुछ दे दिया, तो तुम्हारे लिए बोलना आसान था ना। अगर कहीं पे रिजीम में गलत चल रहा है तो इंसान कुछ बोले ही ना, चुप से बैठ के सुनता रहे। तो यहाँ पे इनको क्रिटिसिज्म मिला कि इनजस्टिस चल रही है, सफरिंग चल रही है, सुनता रहे। ऐसे तो लोग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को हार्मफुल या जो इनजस्टिस चल रही है उसको कभी क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। और मॉडर्न थिंकर्स तो ये कहते ही हैं कि भाई स्टोइसिज्म जो है वो सही में क्या सोशल चेंज और प्रोग्रेस को बढ़ावा देता है, अगर कोई इंसान स्टोइसिज्म अपनाएगा। या स्टोइसिज्म एक पर्सनल लेवल तक ठीक है, लेकिन उसको आप बड़े लेवल पे, गवर्नेंस लेवल पे लेके जाएंगे तो शायद वो काम ना कर पाए। पॉलिटिकल लिमिटेशंस है इसकी, कि भले ही मार्कस ऑरेलियस ये कह रहे थे कि भाई हम स्टोइसिज्म के थ्रू पॉलिटिकल करप्शन, इनइक्वालिटी को एड्रेस करते हैं, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल करप्शन तो था ही, ऐसा तो था नहीं। करप्शन था, इनइक्वालिटी थी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा था, मार्कस ऑरेलियस से भी चिढ़ते ही थे। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ठीक से हो नहीं पा रहे थे, इनके स्टोइक प्रिंसिपल्स ठीक से ट्रांसलेट नहीं हो पा रहे थे चीज़ों में, बहुत ही बेसिक थे। और इनकी जो फिलोसफिकल कनेक्शंस थे, जो इनका हर वक्त इतना दिमाग लगाते थे, उस वजह से ये डीप रूटेड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को समझ नहीं पाते थे, पॉलिटिकल रिलेशंस को समझ नहीं पाते थे, हर चीज़ को फिलोसफी से रिलेट कर देते थे। तो और यहाँ दिक्कत हो जाती थी। और सिर्फ ये नहीं, स्टोइसिज्म का बहुत मुठभेड़ और बहुत झगड़ा चलता था क्रिश्चियनिटी के साथ, क्योंकि रोमन एम्पायर में भाई गढ़ कैथोलिक क्रिश्चियनिटी का, और वहाँ पे उनके अपने रूल्स, वो अपनी तरीके से बोल रहे हैं इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उसको ये होना चाहिए, उसको वो होना चाहिए। बोल रहे हैं नहीं भाई, स्टोइक यूनिवर्सलिज्म होगा, सब कॉस्मोपॉलिटन है, सबको एक ही तरीके से ट्रीट किया जाएगा, तर्क वितर्क नहीं होगा, पनिशमेंट नहीं जाएगी। और वो बोल रहे थे नहीं भाई दिस इज सिन, वो स्टोइक बोल रहे थे ये दिस इज नॉट अ सिन। तो ये भी एविडेंट है थ्रू एक्शन, ये भी रिकॉर्डेड है कि भाई एक टेंशन का माहौल था क्रिश्चियंस और स्टोइक्स के बीच में। और मार्कस ऑरेलियस के रिजीम में जो स्टोइक्सिज्म फॉलो करने वाले लोग थे, वहाँ पे एक एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो ही रहा था। पर्सनल कॉन्ट्रडिक्शन आ गए इनकी फिलॉसफी में। सबने ये बोला कि भाई इतने ही बड़े स्टोइक थे, तो क्या तुम्हें दिख नहीं रहा था फेट, या तुम्हें दिख नहीं रहा था कि तुम्हारा बेटा कॉमोडस क्या हालत करने वाला है, रोम ख़त्म हो जाएगा।
यूरोप इफेक्ट होने वाला है, ट्रेड इफेक्ट होने वाला है, लोग इफेक्ट होने वाले, एशिया तक ये इफेक्ट आएगा। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं भाई ये तो फेट है, ये तो होता है। ये तो बहुत लोगों ने बोला ये स्टोइक मेरिटोक्रेसी है कि मेरा बेटा मरेगा, मेरे बेटे का बेटा बनेगा, तो उसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने ये सब बकवास रची। ऐसा कुछ असल में था नहीं, वरना इनको अगर पता होता तो इन्होंने उसको सत्ता नहीं दी होती। इनके पैनल में ऐसे ऐसे लोग थे जो कि रोम को और बेहतर तरीके से संभाल सकते थे, लेकिन इन्होंने कॉमोडस को चुना। क्रिटिक्स ने तो ये भी कहा कि भाई ये प्रिविलेज स्टोइसिज्म है। क्रिटिक्स ने तो ये भी कहा भाई साहब ये प्रिविलेज स्टोइसिज्म है, चूंकि इस इंसान के पास सब कुछ है तो बोलना आसान है कि मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए। उन गरीबों से पूछो, उसको सब कुछ दे के देखो, वो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहेगा। आपके पास सब कुछ पता है, एक चुटकी बजाते ही सब मेरे सामने आ जाएगा। तो वही वाली बात हो गई, जो बिलियनर है वो बोल रहे हैं पैसे कमा के कुछ नहीं होता, तो ला भाई दे $10 मिलियन मेरे को दे दे। 1 बिलियन में से 10 मिलियन जाएंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा तेरा भाई? कोई नुकसान नहीं होगा। 990 मिलियन है तो तेरे पास, लेकिन वो देगा घंटे का नहीं देने वाला वो। तो ये तो वही वाली बात होगी कि स्टोइसिज्म फुल्ली प्रैक्टिकल है भी कि नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक हार्डशिप को समझता है कि नहीं समझता है। और ये पॉलिटिक्स को, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को तो स्टोइसिज्म कभी समझना ही नहीं चाहता था, ना मार्कस ऑरेलियस ने समझने की कोशिश करी, बस लिख डाला क्योंकि वो लिख सकते थे, क्योंकि वो ऐश की ज़िंदगी, आराम की ज़िंदगी वैसी ही जी रहे थे। उनको पता था उनके आसपास 10 लोग खड़े उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। एक और इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा, स्टोइसिज्म पे इल्ज़ाम लगा, विच वॉज लिमिटेशंस ऑफ स्टोइक एथिकल फ्रेमवर्क, कि बहुत इमोशनल रिजिडिटी, मॉरल रिजिडिटी बन जाती है स्टोइसिज्म में, ऐसे ही रहना है। कॉम्प्लेक्स मॉरल डिलेमास, कॉम्प्लेक्स मॉरल प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व ही नहीं कर सकता जहाँ पे सही में वैल्यूज़ के लगे पड़े हैं, जहाँ पे वैल्यूज़ आर एट स्टेक, जहाँ पे ज़रूरी है वैल्यूज़ को समझना। एक कॉम्प्लेक्स मॉरल सिचुएशन है, वहाँ जस्टिस इनजस्टिस कर रहा है भाई। क्रिटिक्स ने कहा ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन माइंड बहुत ही यूनिक चीज़ है, बहुत ही अजीब सी चीज़ है, बहुत ही वियर्ड चीज़ है। तुम ह्यूमन माइंड को आसानी से नहीं समझ सकता। अरे भाई ह्यूमन माइंड, अगर तुम एआई के थ्रू ह्यूमन माइंड बनाने की कोशिश करोगे तो पूरा एक शहर चाहिए होगा सुपर कंप्यूटर्स का, पूरा एक बिल्डिंग, शायद बोला जाता है एक बिल्डिंग चाहिए होगी सुपर कंप्यूटर से बनी हुई, जो एक ह्यूमन माइंड को रेप्लिकेट कर पाए। लेकिन हमारा ह्यूमन माइंड सिर्फ 22 वॉट पे चल रहा है, ऐसा ही कुछ है शायद। इतना कॉम्प्लेक्स है, और ये इसको वर्च्यू वर्सेस वाइस में, ये अच्छा है ये बुरा है में डाल दे रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता ना। चीज़ें और सिचुएशंस बहुत बार बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, सोच समझ के अप्रोच करना पड़ता है। क्रिटिक्स कहते हैं कि भाई रैशनैलिटी को कंपैशन के ऊपर रख दिया, हर चीज़ में रैशनैलिटी। भाई इमोशनल कनेक्शन तो तुम खत्म ही कर दे रहे हो, हर चीज़ में रैशनैलिटी ढूंढो, एक इमोशनल डिटैचमेंट क्रिएट कर दे रहे हो। हम इंसान हैं, हम मशीन नहीं है। हमारे को फुलफिलमेंट मिलती है एक्टिवली इंगेज करने में, लोगों की मदद करने में। ये नहीं बोल दिया भाई रैशनैलिटी के हिसाब से ये हो रहा है, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो स्टोइसिज्म अंडर वैल्यू करता है इमोशनल बॉन्ड्स को। ह्यूमन माइंड इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स, उसको अंडरमाइन करता है, उसको धकेल के बाहर फेंक देता है। ऐसा स्टोइसिज्म काहे का स्टोइसिज्म। फाइनली पार्ट 6 में इनकी इन्फ्लुएंस और लेगेसी क्या रही है, मार्कस ऑरेलियस की क्या क्या इन्फ्लुएंस किया है। इनका काम बहुत इन्फ्लुएंशियल रहा है, मूवीज़ में दिखा है, एक्टर्स फॉलो करते हैं, पॉलिटिशियंस फॉलो करते हैं, स्पोर्ट्स एथलीट्स फॉलो करते हैं। एवरीडे लाइफ के लिए इन्होंने स्टोइसिज्म लिखी, कैसे आप वर्च्यू पे फोकस कर सकते हो, अपने आप को एक्सेप्ट कर सकते हो, अपने आसपास की सिचुएशन एक्सेप्ट कर सकते हो। इंसानों को कॉस्मोपॉलिटनिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि सबको एक जुट देखो, सबको एक बराबर देखो। डायोजनीस का कॉन्सेप्ट है कॉस्मोपॉलिटनिज्म का, और कैसे पीस, इनर पीस ला सकते हो थ्रू रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग यूज़ करो, इनर पीस लाओ। और फाइनली लीडरशिप और गवर्नेंस में इनका एक प्राइम एग्जाम्पल बन गया। जो प्लेटो ने जो काम अधूरा छोड़ दिया था, एक फिलोसोफर किंग प्लेटो, बाबा से पूछा जाता है, प्लेटो का अल्टीमेट लेक्चर वो भी हमने बनाया हुआ है, कौन है फिलोसोफर किंग। भाई उसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं है, प्लेटो ने सिर्फ लिखत दिया हुआ है। उसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मार्कस ऑरेलियस को लिया जाता है। फ्रेडरिक द ग्रेट से लेके यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन सारे मेडिटेशंस पढ़ चुके हैं। सारे मेडिटेशंस को एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की तरह रहते हैं, और आज के डेट भी बहुत एथलीट्स भी पढ़ते हैं। फिलोसफिकल विजडम घुसी हुई है, मॉरल इंटीग्रिटी घुसी हुई है, कूट कूट के भरी हुई है। और कैसे आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं, सिर्फ ये इंग्लिश लैंग्वेज में, बट बहुत लैंग्वेज में मेडिटेशंस किताब को रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया है। साइकोलॉजी में यूज़ किया जाता है, न्यूरो साइंस में यूज़ किया जाता है, मेडिटेशन खुद करने में यूज़ किया जाता है, हर चीज़ में यूज़ किया जाता है। स्पोर्ट्स साइंटिस्ट यूज़ करते हैं इसको, स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स एथलीट्स को मोटिवेशन देने के लिए। तो मार्कस ऑरेलियस एक बहुत रेयर एग्जाम्पल था, एक यूटोपिया के तरह थे, कि ऐसा भी कोई इंसान एग्जिस्ट करता था, जो भी थे एक अच्छे रूलर थे, बहुत कुछ छोड़ के गए और स्टोइसिज्म को एट द फोर फ्रंट रखा, और आज हम स्टोइसिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। इट वॉज एन ऑनर टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन, दिस पर्सनैलिटी, दैट टू इन आवर रीजनल लैंग्वेज हिंदी। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग इतना ही रखते हैं।
ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं, क्योंकि मेडिटेशंस बड़ी किताब है, खींचने में लग गए तो बहुत लंबा खींच जाएगा, बट फॉर्मेट और थीम वही है, एक्सेप्टेंस ऑफ फेट और रेजिलियंस और करेज एंड जस्टिस, उसी के अराउंड सारे का 4 कार्डिनल वैल्यूज़ रोटेट करते रहते हैं उसमें। तो ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो भाई साहब अपने पीयर्स में शेयर करना, सीखे मार्कस ऑरेलियस के बारे में, अंगूठा ज़रूर छोड़ना। और अब मैं बहुत जल्द एक लिंक नीचे छोड़ने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में, विच वुड बी माई 1-on-1 मेंटोरशिप। मैंने आज तक पब्लिक नहीं किया था, मैंने इसके बारे में बताया नहीं था, मैं हमेशा इंस्टाग्राम के थ्रू करता था और दूसरे मेरी कंपनी थी उसके थ्रू करता था, बट पब्लिकली कभी इस चैनल पे नहीं बताया। हाँ, आई डू हेल्प पीपल, मैं मेंटोरशिप्स लेता हूँ, 1-on-1 लेता हूँ, दोज आर पेड ऑब्वियसली, आई चार्ज प्रीमियम फॉर दैट। तो जिन लोगों को मदद चाहिए, दोज द पीपल हु आर स्टक, फिलोसफिकली फंसे हुए हैं, मेंटली फंसे हुए हैं या फाइनेंशियली फंसे हुए हैं, दे वांट टू सॉल्व देयर लाइफ। मैंने ऐसे फ़िलासफ़ी पढ़ के अपनी ज़िंदगी के सॉल्यूशंस निकाले। इफ़ यू ऑल्सो वांट यू कैन गेट इन टच विद मी, इंस्टाग्राम पे आ सकते हो अभी भी, इफ़ यू वांट यू कैन DM MENTOR मेंटोर, क्योंकि इतने DMs आते हैं मैं इग्नोर कर देता हूँ, मेरी टीम, मेरी जो वी है वो इग्नोर कर देती है। येस, माई वर्चुअल असिस्टेंट हैंडल्स, जो कि AI नहीं है, असली इंसान है, हैंडल्स माई इंस्टाग्राम। तो मेंटोर टाइप करना, यू कैन गेट एक्सेस टू मी, इट इज़ प्रीमियम, इफ़ यू ओनली हैव मनी इन द बैंक तभी आना, डोंट वेस्ट माई और योर टाइम, दिस इज़ ऑब्वियसली अ हार्ड सेल, ठीक है, छुपा के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, एक लिंक आने वाला है नीचे बहुत जल्द, एक लैंडिंग पेज के साथ, जहाँ पे पहले ही सब कुछ पेमेंट वेमेंट करके यू कैन सीधा गेट ऑन अ कॉल विद मी, मतलब उसी वक्त नहीं, ऑब्वियसली टाइम शेड्यूल करना होगा। तो हाँ, सो दिस वॉज इट। तो बहुत कुछ नया है, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, तब तक मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। चलिए भैया, हम भी थोड़ी स्टोइसिज्म प्रैक्टिस करें, आप भी करिए।